हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिक्स स्कॉलर। माई सेल्फ अनुप कुशवाहा। टीजीटी, पीजीटी और जीआईसी फिजिक्स के यूनिट 5 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के लेक्चर नंबर 4 में आप सब लोगों का स्वागत है। तो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। यानी लास्ट लेक्चर नंबर 3 में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के सारे कॉन्सेप्ट और उसके फार्मूले। तो उनके ऊपर बेस्ड जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं या कुछ ऐसे भी टाइप हैं जिस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आए हुए हैं, तो उन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एक बहुत ही आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 27 स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच। 27 छोटे छोटे ड्रॉप है जिनको चार्ज किया गया है और इतना चार्ज किया गया है कि उनका वोल्टेज हो गया है 220 वोल्ट। दे कोलैप्सेस टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप। वो सब 27 जो ड्रॉप्स हैं वो मिलके एक हो गए। देन फाइंड द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। ठीक है, तो ये सिचुएशन आप समझ रहे होंगे कि ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं और टोटल कितने हैं, तो 27 ऐसे ड्रॉप्स हैं और हर एक ड्रॉप का साइज सेम है और इनको इतना चार्ज दिया गया है कि हर एक ड्रॉप के पास जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया 220 वोल्ट। ठीक, तो आप किसी एक को मैं यहां पर दिखा देता हूं। मान लीजिए बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स हैं जिसमें से कुछ को मैं दिखा देता हूं। तो किसी भी एक को आप लेकर चलिए। मान लीजिए कि सब सेम साइज के हैं, तो ये स्मॉल आर रेडियस हो गया और इसको जो आपने चार्ज दिया वो चार्ज है क्यू, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल कितना हो गया, तो पोटेंशियल हो गया 220 वोल्ट। फिर ये सभी के सभी जो 27 स्मॉल ड्रॉप्स हैं ये मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो आपको बताना है कि इस बड़े वाले ड्रॉप का पोटेंशियल क्या होगा। तो यहां पर देखिए एक चीज मेंशन नहीं है कि जो पोटेंशियल आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि आपने पीछे पढ़ा है ना कि चार्ज्ड स्फीरिकल जो नॉन कंडक्टिंग या कंडक्टिंग आपके पास सरफेस या बॉडी होती है, उसकी वजह से जो पोटेंशियल आप निकालते हैं 3 अलग अलग कंडीशन आप देखते हैं। एक तो आउटसाइड पॉइंट होता है, एक सरफेस का पॉइंट होता है और एक इसके अंदर का कोई पॉइंट होता है। तो अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो आप ध्यान दीजिएगा, ये बात किसकी हो रही है, सरफेस की। अगर कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो स्फीरिकल बॉडी के सरफेस पर पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना। तो देखिए यहां पर ये जो पोटेंशियल दिया हुआ है स्मॉल ड्रॉप का, और जब इसका आपको पोटेंशियल निकालना है तो इसका पोटेंशियल निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसी कौन सी क्वांटिटी आपको मिल जाए कि आप इसका पोटेंशियल सरफेस पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपने पढ़ा हुआ है कि किसी भी चार्ज स्फीयर के आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा चार्ज ऐसा लगता है कि एक पॉइंट चार्ज है और वो इस स्फीयर के सेंटर पर कंसंट्रेटेड है ना। तो अगर आउटसाइड पॉइंट पर हम इसकी वजह से मान लीजिए इसके पास टोटल जो चार्ज है वो कैपिटल Q है और आउटसाइड पॉइंट के लिए ये पूरा का पूरा जो चार्ज होगा वो सेंटर पर कंसंट्रेटेड माना जाएगा। तो आउटसाइड पॉइंट के लिए यहाँ पर पोटेंशियल का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट टोटल चार्ज और इससे यहाँ मतलब सेंटर से लेकर इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी कि स्मॉल आर। जबकि यहां पर पॉइंट चार्ज नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि ये पॉइंट चार्ज नहीं है, पूरा का पूरा चार्ज इसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन आउटसाइड किसी भी पॉइंट के लिए आपने देखा था, चाहे ये कंडक्टिंग शेप का हो, चाहे नॉन कंडक्टिंग हो, चाहे ये हॉलो हो, चाहे ये सॉलिड हो, हर कंडीशन में आउटसाइड पॉइंट के लिए इसके पूरे चार्ज को आप सेंटर पर कंसंट्रेटेड एज्यूम कर सकते हैं। तो अगर आउटसाइड पॉइंट के लिए लिखेंगे तो ये फार्मूला है। सरफेस पर आना है तो क्या करना है, इसका रेडियस अगर हम कैपिटल R मान लें तो सरफेस पर आएंगे तो स्मॉल r की जगह पर कैपिटल R हो जाएगा। तो यानी अगर आपको इस बड़े वाले ड्रॉप के सरफेस पर पोटेंशियल चाहिए तो इसके पास टोटल चार्ज और इसका जो रेडियस है बस आपको ये मिल जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू तो आपको पता है 9 × 10⁹। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर हम ये कह लें कि एक छोटे से ड्रॉप के पास जो चार्ज था वो Q था और ऐसे 27 छोटे छोटे ड्रॉप थे, तो जब सभी मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, स्मॉल q प्लस स्मॉल q प्लस स्मॉल q, कितनी बार, 27 बार। क्योंकि आपको पता है कि चार्ज जो होता है वो एडिटिव नेचर का होता है, स्केलर क्वांटिटी होती है। तो अगर एक के पास q चार्ज है तो टोटल जब मिला करके इकट्ठा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 27q। ठीक, एक रिलेशन आपको यहां से मिल गया। दूसरा जो रेडियस के लिए रिलेशन आप फाइंड आउट करेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा, इस तरह के सवाल आपने सरफेस टेंशन में भी किया था जब आप सरफेस एनर्जी कैलकुलेट कर रहे थे। तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट हमने आपको मेंशन किया था कि जब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप्स मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं
तो दो चीजें हम यहां पर देखते हैं कि सरफेस एनर्जी में क्या चेंज हुआ है और वॉल्यूम में क्या चेंज हुआ है। तो जब बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो इस बड़े वाले ड्रॉप का जो सरफेस एरिया आता है वो इन सभी के सरफेस एरिया का सम करने के बाद जो आएगा उससे ये कम होता है ना। यानी कि इनको मिलाने के बाद सरफेस एरिया जो होता है वो डिक्रीज होता है। लेकिन जो वॉल्यूम होता है, यानी अगर इनका हम टोटल वॉल्यूम निकालें और इनका वॉल्यूम निकालें तो दोनों का वॉल्यूम सेम होता है, ठीक ना। मतलब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता। तो अगर वॉल्यूम में चेंज नहीं होता है तो इन टोटल का वॉल्यूम 27 छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम एक बड़े ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे तो आपको दोनों के रेडियस के बीच का रिलेशन मिल जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 27 इंटू एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना 1/, ये स्फीयर के शेप का है तो 4/3 पाई, और इसका रेडियस हमने स्मॉल आर लिया है तो स्मॉल आर क्यूब, और इनका इज इक्वल टू इनका वॉल्यूम, तो इनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई और कैपिटल आर क्यूब। इससे ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कैपिटल आर इज इक्वल टू यहाँ से 3, यहाँ से स्मॉल आर, क्यूब रूट लेंगे तो 3r आ जाएगा, ठीक ना। यानी कि इस बड़े वाले ड्रॉप का चार्ज और बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस इस छोटे वाले ड्रॉप के चार्ज और रेडियस के रिस्पेक्ट में आपको मिल गया है। तो यहां पर रख दीजिए, आपको मिल जाएगा v डैश इज इक्वल टू 1/, ये इसकी पूरी वैल्यू रख देते हैं, बल्कि या तो ऐसे रहने दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और q की जगह पर लिखेंगे 27q और r की जगह पर लिखेंगे 3r, 3 से इसको कैंसिल करिए 9, तो 9 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये स्मॉल q और ये स्मॉल r। जरा आप देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q स्मॉल r, ये है क्या चीज। ऐसा लग रहा है जैसे पॉइंट चार्ज q की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल का फार्मूला, और इस पॉइंट चार्ज q की मतलब ये जो छोटे छोटे ड्रॉप हैं इसके पास स्मॉल q जो चार्ज है उसको आप आउटसाइड या सरफेस के पॉइंट के लिए क्या करेंगे, सेंटर पर कंसंट्रेटेड मानेंगे। यानी ये जो 220 वोल्ट है ये इसी की वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका चार्ज और सरफेस से डिस्टेंस यानी कि रेडियस स्मॉल q अपान स्मॉल r। तो इसकी जगह पर हम चाहे तो 220 रख सकते हैं। तो यहां पर जब 220 रखेंगे तो 9 इंटू 220 आ जाएगा, दैट मीन्स 0, 8 और 18 और 1 19। तो इसका मतलब ये कि इस बड़े वाले ड्रॉप के ऊपर जो टोटल पोटेंशियल आ जाएगा वो आ जाएगा इस छोटे वाले ड्रॉप के पोटेंशियल का 9 गुना, यानी कि 1980 वोल्ट, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। बस करना क्या है आपको कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा, ये जब मिल जाएंगे तो वॉल्यूम का जो कॉन्सेप्ट है उससे आपको मिल जाएगा रेडियस का रिलेशन। चार्ज एडिटिव नेचर का होता है तो सारे चार्ज जोड़ दीजिए तो इसका चार्ज मिल जाएगा। और ये जो 220 वोल्ट दिया था इसके लिए फार्मूला अगर लिखते बिल्कुल इसी तरीके से तो यह आ जाता स्मॉल q अपान स्मॉल r। इसकी पूरी वैल्यू 220 पता थी तो इसके फार्मूले में भी ये पूरा जो टर्म मिला हुआ है यहाँ पर आप 220 रख देंगे तो इसका पोटेंशियल आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन तो आसान है बट इंपॉर्टेंट में आता है इस तरह के क्वेश्चन कि बहुत सारे छोटे छोटे ड्रॉप को मिलाने के बाद सरफेस एनर्जी पूछा जाता है ना, सरफेस टेंशन वाले टॉपिक में, और यहाँ पर पोटेंशियल वाले में भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए इसको नोट करिए, इसके बाद हम बता दें आपको क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी काफी आसान क्वेश्चन है, सिर्फ फार्मूले पर ये बेस्ड है, लेकिन फिर भी हम इसको बताना चाहेंगे क्योंकि देखिए आसान क्वेश्चन से हम स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे लेवल भी हम बढ़ाएंगे क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज 20 न्यूटन पर कूलम एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट इज 10 जूल पर कूलम, देन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कुल मिलाकर के अगर हम सिचुएशन की बात करें, इसको नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, तो मैं इसको मिटा देता हूं, थोड़ा स्पेस हो जाएगा। एक पॉइंट चार्ज की वजह से कुछ डिस्टेंस पर पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो आपको वो डिस्टेंस और उस चार्ज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये है आपका मान लीजिए पॉइंट चार्ज Q जिससे r डिस्टेंस पर, यह है पॉइंट चार्ज Q जिससे r डिस्टेंस पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 20 न्यूटन पर कूलम, और पोटेंशियल यहीं पर कितना है, तो पोटेंशियल है 10 जूल पर कूलम। तो आपको ये डिस्टेंस पता करना है और ये चार्ज पता करना है। तो किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट चार्ज अपान डिस्टेंस स्क्वायर, और इसी की वैल्यू है 20 न्यूटन पर कूलम। और किसी पॉइंट चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पर पोटेंशियल भी आपको पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में r, और इसकी वैल्यू कितनी है 10 जूल पर कूलम।
अब जरा आप इन दोनों फार्मूलों को ध्यान से देखिए तो सिर्फ ये एक स्मॉल आर का ही डिफरेंस है, बाकी चीजें एकदम सेम है। तो हम चाहें तो इस फार्मूले में ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q अपान R की वैल्यू 10 रख दें तो एक ये जो R यहां बचेगा उसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो अगर आप इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं तो इक्वेशन 1 में देखिए हम इसको कैसे लिख रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान R इंटू 1/R। ये 1/R स्क्वायर को इस तरीके से हमने लिख दिया इज इक्वल टू 20। और अब ये वाले पूरे पार्ट की वैल्यू इक्वेशन 2 से आप रख दीजिए कितना 10, तो 10 इंटू 1/R इज इक्वल टू 20। तो R को इधर ले जाइए, 20 को इधर ले जाइए, तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/20, दैट मीन्स 1/2। और ये सब कुछ एमकेएस में चल रहा था, ये सारी यूनिट वगैरह एमकेएस में थी, तो इसका मतलब ये आ जाएगा मीटर, यानी कि R की वैल्यू आ गई 0.5 मीटर। तो इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी, आधा मीटर, जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल की वैल्यू आपको दी गई है। अब आपको पता करना है कि ये चार्ज कितना था। तो अगर आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता चल जाए, आप चाहे दोनों में से कोई भी फार्मूला देख लीजिए, अगर आपको स्मॉल आर की वैल्यू पता है, ये पूरा कांस्टेंट पता है, तो आप किसी भी इक्वेशन में रखेंगे तो आपको क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ये वाले में हम रख देते हैं क्योंकि यहाँ पर एक ही आर है, यहाँ पर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इसी में वैल्यू रख दीजिए इक्वेशन नंबर 2 में। तो ये वाले कांस्टेंट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹ इंटू चार्ज हो गया क्यू और अपान में डिस्टेंस है कितना 0.5, दैट मीन्स 1/2। चलिए 1/2 इज इक्वल टू 10। अब ये 1/2 का जो 2 है वो ऊपर चला जाएगा, तो 9 इंटू 2 18 इंटू 10⁹ इज इक्वल टू इंटू क्यू इज इक्वल टू 10। तो Q इज इक्वल टू आ जाएगा 10/18 इंटू 10⁹। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, ऊपर ये जाके कितना बन जाएगा -9 और इसका पावर +1, तो -9 + 1 -8 बन जाएगा, 10⁻⁸ और 1/18। बाकी आप इसको डिवाइड वगैरह कर लीजिएगा, तो ये कूलाम में हो जाएगा चार्ज की वैल्यू। ठीक है, तो इस तरह से फार्मूला बेस्ड ये क्वेश्चन था, इस काफी आसान था, इसको नोट कर लीजिए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है पोटेंशियल इन द रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द पॉइंट -1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर is given by V equal to 10x square 5y square minus 3z square volt. Find the three components of vector E. यानी आपको जो पोटेंशियल दिया है वो x, y और z का फंक्शन है, जहां पर x, y और z का मतलब आप समझ रहे हैं, जिस पॉइंट की बात हो रही है उस पॉइंट की ये कोऑर्डिनेट्स हैं। जैसे कि x इज इक्वल टू वेक्टर r इक्वल टू आप क्या लिखते हैं, x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो जिस पॉइंट पर आपको पोटेंशियल दिया है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y एंड z, तो उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। तो यानी आप कह सकते हैं कि x, y, z ये आपको दिया हुआ है -1 माइनस और उसके बाद 2 मीटर और उसके बाद ये 3 मीटर। और जिस पॉइंट के ये कोऑर्डिनेट्स हैं उस पॉइंट पर पोटेंशियल इनके कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में क्या दिया हुआ है, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट बताना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट का मतलब क्या, आपको पता है किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को हम x मतलब i कैप, j कैप और k कैप के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो ex i कैप प्लस ey j कैप प्लस ez k कैप। तो आपको यही Ex, Ey और Ez को फाइंड आउट करना है। तो कैसे Ex, Ey और Ez को हम फाइंड आउट करेंगे, और देखिए ऐसा भी बोल सकते थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बताइए या रिजल्टेंट बताइए। तो अगर आपको Ex, Ey और Ez पता चल जाए तो इसका रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, अंडरवुड आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। ये तो आपको पता ही होगा, वेक्टर के लेक्चर में हमने आपको बताया था किसी भी वेक्टर जो कि आई कैप, जे कैप और के कैप के फॉर्म में लिखा हो तो उसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर, जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर एंड के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। लेकिन आपको यहां पर ये मैग्नीट्यूड नहीं निकालना है, बस ये कंपोनेंट आपको बता देना है, वही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए कैसे Ex, Ey और Ez को हम पता करेंगे। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखें ये चीज जो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, E इज इक्वल टू माइनस dv/dr, ऐसे बोलते हैं ना, E इज इक्वल टू माइनस dv/dr। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट को आपने इस तरीके से भी लिखा था,
और हमने कहा था कि अगर जनरलाइज तरीके से इसको लिखना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ V, इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, इस ग्रेडियंट की बात करें, तो ग्रेडियंट का मतलब I कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस J कैप डेल बाई डेल वाई प्लस K कैप डेल बाई डेल Z। तो जब यहां पर ये रखेंगे, इसको पुट करेंगे, तो हमको क्या मिलेगा, E इक्वल टू वेक्टर E इक्वल टू, ठीक है, माइनस और ब्रैकेट में क्या आएगा, I कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस J कैप डेल बाई डेल वाई प्लस K कैप डेल बाई डेल Z। और मान लीजिए कि ये जो आपका पोटेंशियल है ये हमने लिख दिया यहां पर बाहर। तो अब जब ये पोटेंशियल यहां पर अंदर जाएगा तो क्या मिलेगा, माइनस ऑफ I कैप डेल V बाई डेल एक्स, और बल्कि माइनस को कॉमन ही रखिए, और उसके बाद प्लस J कैप डेल V बाई डेल वाई प्लस K कैप डेल V बाई डेल Z। और इस वेक्टर E को आप लिखिए EX I कैप प्लस EY J कैप प्लस EZ K कैप। तो आपको पता है कि कोई भी दो वेक्टर एक दूसरे के इक्वल कब होते हैं, जब उनके I कैप और I कैप के कोफिशिएंट सेम हो, J कैप और J कैप के कोफिशिएंट सेम हो, K कैप और K कैप के कोफिशिएंट सेम हो। और ये जो बाहर माइनस लगा हुआ है, ये माइनस सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो जितने भी आपको यहां पर प्लस दिख रहे हैं वो सब क्या हो जाएंगे, ये सब के सब हो जाएंगे माइनस। तो अगर ये दोनों वेक्टर इक्वल हैं तो आप कह सकते हैं कि EX इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल एक्स और EY इज इक्वल टू माइनस डेल V बाई डेल y, और EZ इक्वल टू लिख सकते हैं माइनस ऑफ डेल V बाई डेल Z। तो आप ये तीन कंपोनेंट इस फार्मूले के अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यही आपके लिए यहां पर फार्मूला है तीनों कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट करने के लिए। जैसे पहला जो x कंपोनेंट है वो कैसे आएगा, तो पोटेंशियल का x के साथ पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ करने का मतलब कि हम y और z को इसके लिए कांस्टेंट मान लेंगे। इसी तरीके से इसमें पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो x और z को कांस्टेंट मान लेंगे और इसमें x और y को कांस्टेंट मान लेंगे, ठीक है। तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये कॉन्सेप्ट आप नोट कर लेंगे। देखिए यहां पर तो तीनों कंपोनेंट की बात हो रही थी, तो EX निकालते हैं। तो EX इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल V बाई डेल एक्स, तो कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ डेल बाई डेल एक्स, और V क्या है, तो V कहाँ गया यहाँ पर, हाँ V इज 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। आप इसको डिफरेंशिएट करिए विथ रिस्पेक्ट टू x, तो x के साथ डिफरेंशिएट करना है तो बाकी को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, और बाकी अगर कांस्टेंट है तो x के साथ डिफरेंशिएट करने पर पूरे कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, और 10x स्क्वायर में x स्क्वायर का क्या होगा 2x, 2 और ये 10 20x, तो यानी माइनस ऑफ 20x। तो EX इज इक्वल टू आ गया, EX इज इक्वल टू माइनस 20x। और इसमें ये जो x है ये आपको पता है, एक सेकेंड, ये जो x है, सॉरी, ठीक है, तो ये जो x है यहां पर ये है -1, तो यहां पर आप रख देंगे -20 और x की जगह पर -1, कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 20, और E का जो यूनिट होगा वो कितना हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर, यह आ जाएगा वोल्ट पर मीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला कंपोनेंट। इसी तरीके से आप दूसरा कंपोनेंट भी निकालिए, EY, तो माइनस डेल बाई डेल y और ब्रैकेट में वही 10x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर माइनस 3z स्क्वायर। तो y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ये दोनों कांस्टेंट 0 हो जाएंगे, तो 5 2 ज़ा 10y कितना आ जाएगा, प्लस में 10 और यहाँ से ये है माइनस, तो माइनस 10y, और y की वैल्यू रख देंगे कितनी, y की वैल्यू है यहाँ पर 2, तो ये हो जाएगा आपका -20 और यूनिट क्या हो जाएगा, वोल्ट पर मीटर। और z कंपोनेंट इसी तरीके से निकाल लेंगे, तो EZ इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस डेल बाई डेल z, तो z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, कितना आ जाएगा यहाँ से -6z, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी प्लस में 6z आ जाएगा, और z की वैल्यू कितनी है 3, तो कितना हो जाएगा ये 18, तो यानी EZ इज इक्वल टू आ गया 18 वोल्ट पर मीटर। तो ये हुआ तीसरा कंपोनेंट, ये हुआ आपका दूसरा कंपोनेंट, और ये हुआ आपका पहला कंपोनेंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का ये जो रिलेशन है, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला। कई बार तो सिर्फ ये फार्मूला ही पूछ लिया जाता है, कई बार तो इनके डायरेक्शन के बारे में पूछा जाता है, कई बार तो ये पूछा जाता है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या होती है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आप ये रिलेशन सिर्फ इसी के ऊपर, इतने के ही ऊपर सवाल कई बार पूछा जाता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट को ही लेकर, या फिर इनके रिलेशन के ऊपर भी इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, जो कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 से थोड़ा मैच कर रहा है, लेकिन एक टर्म यहां एक्स्ट्रा हो गया है। मिटा दें इसको, चलिए इसको हटाते हैं। एक टर्म यहां पर एक्स्ट्रा ये हो गया है कि इसके पहले जो आपने क्वेश्चन नंबर 1 देखा था उसमें सिर्फ पोटेंशियल पूछा गया था बड़े वाले ड्रॉप का, लेकिन यहां पर कैपेसिटेंस भी पूछा जा रहा है। क्या दिया हुआ है कि 27 स्फीरिकल ड्रॉप्स ऑफ रेडियस 3 मिलीमीटर एंड कैरिंग 10⁻⁻12 कूलम ऑफ चार्ज आर कंबाइंड टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप, देन फाइंड द पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिंगल बिगर ड्रॉप। ये जो बड़ा वाला ड्रॉप बना हुआ है उसका पोटेंशियल और कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, और जो छोटे छोटे 27 ड्रॉप हैं उसमें से हर एक ड्रॉप का रेडियस आपको दिया हुआ है, कितना है 3 मिलीमीटर, और इसके पास चार्ज कितना है Q 10⁻⁻12 कूलम। ठीक है, और ऐसे 27 छोटे छोटे ड्रॉप मिलकर के एक बड़ा ड्रॉप बनाते हैं। तो इस बड़े वाले ड्रॉप का आपको C और V कैलकुलेट करना है। तो क्या कर सकते हैं, सबसे पहले यहीं से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए C और V कैलकुलेट करना है तो C और V में आपस में एक रिलेशन भी होता है, आपने पढ़ रखा है। चूंकि हम यहाँ पर पूरे इस चैप्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस दोनों को मर्ज करके पढ़ने के बाद क्वेश्चन को कर रहे हैं, तो आपको अब पता ही है कि C और Q के बीच में एक रिलेशन होता है। C = होता है Q अपान में V। तो अगर इस बड़े वाले ड्रॉप का कैपेसिटेंस आपको चाहिए तो इसके पास कितना चार्ज है ये मिल जाए और इसका पोटेंशियल कितना है ये मिल जाए, तो आप ये निकाल सकते हैं। या फिर इस दूसरे तरीके से देखिए, अगर आपको C और Q मिल जाए तो आप V निकाल सकते हैं। तो दो चीजें आपसे पूछी गई हैं, इन दोनों में से कोई भी एक अगर आपको मिल जाएगा तो दूसरा वाला भी आपको मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि आपको इसका जो है टोटल चार्ज पता होना चाहिए, और एक दूसरी भी वैल्यू भी हमको पता करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो आप देखिए Q दिया हुआ है, स्मॉल r दिया हुआ है, इसका पोटेंशियल कितना होगा यहाँ पर। इसके लिए अगर हम फार्मूला यूज करें V = 1/4πε0 चार्ज अपान में डिस्टेंस, सरफेस पर पोटेंशियल, ये है आपका 3 मिलीमीटर। इसको आप मीटर में कन्वर्ट करिए, 10⁻³ से मिली मतलब 10⁻³ और इसके बाद ये हुआ आपका मीटर, और ये कूलम में था। वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर तो हमको क्या मिल जाएगा, इसका पोटेंशियल मिल जाएगा। या तो ये कह लीजिए कि ठीक है इसका पोटेंशियल मिल जाएगा, तो इसका जो पोटेंशियल है वो आ जाएगा ये पूरा 9 × 10⁻9। पिछले क्वेश्चन में क्या था, पोटेंशियल सीधे सीधे दिया था, लेकिन यहाँ पर हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो 9 × 10⁻9 और चार्ज कितना है 10⁻12 और डिस्टेंस कितना है सरफेस से सेंटर का, तो ये है आपका 3 × 10⁻³ सॉल्व कर लीजिए 3, और ये ऊपर जाएगा देखिए -12 और +9 -3 और -3, ये पूरा पावर ही कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा 3 वोल्ट। मतलब हर एक छोटे ड्रॉप का जो पोटेंशियल है वो है 3 वोल्ट, और ऐसे 27 ड्रॉप मिलकर के ये बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं। तो फिर आप वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं कि इन सब का वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम इक्वल होगा। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा 27, और एक छोटे ड्रॉप का वॉल्यूम कितना होता है, फार्मूला स्फीयर के वॉल्यूम का 4/3πr³ = इनका वॉल्यूम 4/3πR³। 4/3π से ये कैंसिल हो जाएगा, R = 3R आ जाएगा। ठीक, और इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा, तो 27 ड्रॉप मिलकर के इसको बना रहे हैं, तो इसी के चार्ज का 27 गुना होगा, तो 27 स्मॉल q, और वैल्यू भी आपको पता है स्मॉल q की वैल्यू कितनी है 10⁻12 कूलम। तो इस बड़े वाले ड्रॉप का रेडियस पता चल गया, उसका चार्ज पता चल गया। अब आप बड़े आसानी से इसका पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, और हाँ यहाँ पर देखिए R की वैल्यू भी आप रख दीजिए, यहाँ पर ना R की वैल्यू रख दीजिए, तो 3 × 3 करेंगे ये 9 बन जाएगा, तो 9 × 10⁻³ मीटर, यानी सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल गई है। तो इसका पोटेंशियल आ जाएगा V = 1/4πε0 और टोटल चार्ज और अपान में रेडियस, ये हुआ 9 × 10⁻9 इंटू Q की वैल्यू कितनी है, Q = 27 × 10⁻12 और अपान R कितना है, तो R = 9 × 10⁻³ कैलकुलेट कर लीजिए 3, और ये हुआ आपका 27 -9 मतलब +9 और ये -12 कितना हो जाएगा -3 ये पूरा कैंसिल हो गया, तो 27 वोल्ट। यानी बड़े वाले ड्रॉप का जो पोटेंशियल आ गया वो आ गया 27 वोल्ट। और अगर पोटेंशियल मिल गया
चार्ज आपने पहले ही पता कर लिया है, तो आप इसका कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हैं। तो C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, क्यू मतलब कि 27 इंटू 10⁻12 और अपान V का मतलब कितना 27 वोल्ट। इससे ये पूरा कैंसिल, कितना आ जाएगा 10⁻12 और कैपेसिटेंस है तो यूनिट क्या हो जाएगा फैराड। ठीक है, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, नोट कर लीजिए इसको। चलिए तो अब कुछ क्वेश्चन हम लोग कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के ऊपर देख लेते हैं। जैसे कैपेसिटर का कुछ कॉम्बिनेशन दिया जाता है आपको और किसी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज पूछा जाता है या उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है, उसकी एनर्जी स्टोर्ड पूछी जाती है या फिर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस भी पूछा जाता है। तो कई बार तो बड़े आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और आपसे सिर्फ ये पूछा जाता है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो अगर आप सीरीज और पैरेलल को सेलेक्ट कर पाते हैं, डिफरेंशिएट कर पाते हैं, तो आप 1/C या फिर C इक्वल टू C1 C2 टाइप का फार्मूला अप्लाई करके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ढेर सारे सवाल हम लोग करने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के ऊपर। पहले ये शुरुआती 2 सवाल आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें देखिए कुछ इस तरीके का ये आपका सर्किट दिया हुआ है और ये 2 कैपेसिटर हैं C1 और C2। यहाँ पर एक 12 वोल्ट की बैटरी है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, और एक और कैपेसिटर यहाँ पर है, इसका नाम है C3। और क्वेश्चन में यहाँ पर दिया हुआ है कि C1, C2 और C3 जो है इन तीनों का कैपेसिटेंस है 6 माइक्रो फैराड। तो आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर। देखिए इसमें बहुत सारी चीजें हम कैलकुलेट करेंगे ताकि एक ही क्वेश्चन के साथ आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि हर एक कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है, आप चार्ज बताइए तीनों के ऊपर। दूसरा ये कि जो कॉम्बिनेशन दिया हुआ है इसका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला यूज करके। और तीसरा यह है कि इस पूरे सर्किट के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है ये आपको बताना है। ठीक, अब जरा एक चीज आप देखिए कि अगर आपको किसी भी कैपेसिटर के ऊपर चार्ज बताना है, कितना चार्ज यहां पर है, यहां पर है या फिर यहां पर है, तो आपको करना क्या पड़ेगा। तो आपने पढ़ा है C इज इक्वल टू क्यू अपान वी, दिस इंप्लाइज दैट Q इज इक्वल टू C इंटू वी। यानी किसी भी कैपेसिटर के ऊपर कितना चार्ज है ये पता करने के लिए उसका कैपेसिटेंस चाहिए और उसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। ठीक है, और आपको यहां पर क्वेश्चन में C1, C2 और C3 यानी कि जो आपको इनका कैपेसिटेंस है वो कैपेसिटेंस अलग अलग दिया हुआ है। तो अब आपको सिर्फ क्या पता करना है, पोटेंशियल डिफरेंस अगर इसके क्रॉस पता चल जाए तो आप इसके ऊपर चार्ज बता सकते हैं, इसी तरीके से इसका भी, इसी तरीके से इसका भी। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो यहां पर आप देखिए कि C1 दिया हुआ है और C2 दिया हुआ है और C1 और C2 कैसे जुड़े हुए हैं। तो C1 और C2 दोनों सीरीज में जुड़े हैं। इस तरीके से देखिए आप सीरीज में, ये वाले की मतलब पहले वाले कैपेसिटर की एक प्लेट अगले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है, तो ये इसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इसका अगर हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालें, C1 और C2 यहाँ पर सीरीज में है, तो इनका अगर हम इक्विवेलेंट निकालें, C डैश बोल दे रहे हैं उसको, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में फार्मूला क्या होता है, कैसे याद करेंगे, LCR, मतलब L और R का सीरीज कॉम्बिनेशन एक जैसा होता है लेकिन R का सीरीज कॉम्बिनेशन इससे जस्ट अपोजिट, है ना, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो इनका जो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा वो रेजिस्टेंस के सीरीज कॉम्बिनेशन का उल्टा यानी कि 1 टाइप का होगा। तो 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 और इन दोनों की वैल्यू आपको पता है 1/6 प्लस 1/6 2/6 यानी 1/3 उल्टा करेंगे तो C डैश इज इक्वल टू 3 माइक्रो। तो यानी कि अगर हम इन दोनों कैपेसिटर C1 और C2 को यहां से हटाएं तो हम एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं 3 माइक्रो फैराड का। और आप जरा इस चित्र को इमेजिन करिए, मैं यहां पर फिर से डायग्राम बना रहा हूं इसके अकॉर्डिंग कि इन दोनों को हटाएंगे तो यहां एक सिंगल कैपेसिटर होगा 3 माइक्रो फैराड का। तो ये हम डायग्राम को कुछ ऐसे बना रहे हैं, ये है आपका C डैश जिसको हमने कैलकुलेट किया हुआ 3 माइक्रो फैराड और यहां पर आपकी बैटरी लगी हुई है 12 वोल्ट की और आगे एक और कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, तो ये 3 माइक्रो फैराड है, ये आपकी बैटरी का पॉजिटिव नेगेटिव और ये है आपका C3 और ये 12 वोल्ट है। एक बात बताइए कि अगर ये 12 वोल्ट की बैटरी है और ये जो आपका कैपेसिटर है इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके साथ और इसका नेगेटिव टर्मिनल इसके साथ जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इस वाले कैपेसिटर और ये कौन सा कैपेसिटर है, ये C1 और C2 दोनों का इक्विवेलेंट है और इस वाले कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है। तो अगर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता है और इसका कैपेसिटेंस भी पता है
तो आप बता सकते हैं कि इसके पास टोटल चार्ज कितना होगा। तो टोटल चार्ज कितना होगा, यानी कि यहां से कितना टोटल चार्ज फ्लो होगा, तो सी मतलब Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Q डैश इज इक्वल टू कह लीजिए C डैश और इनटू में पोटेंशियल V, और C डैश कितना है 3 और पोटेंशियल कितना है 12 वोल्ट, कितना हो जाएगा 36, और ये जो C आपका था वो माइक्रो मतलब माइक्रो फैराड में था, तो ये माइक्रो मतलब 36 माइक्रो और कूलाम आ जाएगा। ठीक है, यानी इसकी वजह से इससे इस बैटरी से इस साइड जो भी कैपेसिटर आपके लगे हुए, लगे तो वैसे दो हैं, लेकिन अगर हम इन दोनों को एक माने तो हमको मिल जाएगा इधर से इधर की तरफ फ्लो होने वाला टोटल चार्ज। और आपको पता है कि अगर ये इधर से इधर की तरफ टोटल 36 माइक्रो कूलाम चार्ज जा रहा है और ये दोनों के दोनों सीरीज में है, दोनों के दोनों अगर सीरीज में है, तो आपने पढ़ा हुआ है लास्ट लेक्चर में हमने मेंशन भी किया था कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है दोनों के पास। अगर यहां प्लस क्यू माइनस क्यू है तो यहां भी प्लस क्यू और माइनस क्यू होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो ये दोनों के दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। अगर यहां से इधर की तरफ टोटल 36 माइक्रो कूलाम चार्ज फ्लो हो रहा है तो इसके पास भी 36 होगा, यहां प्लस में यहां माइनस में, और इसके पास भी 36 माइक्रो कूलाम होगा, यहां प्लस में यहां माइनस में। तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना पड़ेगा। ये जो चार्ज आपने निकाला है यहां से इधर की तरफ जाने वाला टोटल चार्ज है, और अगर ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो जितना इसके पास चार्ज उतना ही इसके पास चार्ज। अगर यहीं पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट होता तो ये जो 36 माइक्रो कूलाम इधर से जा रहा है उसका कुछ हिस्सा दूसरे कैपेसिटर में चला जाता और कुछ इसके अंदर चला जाता, तब हम डायरेक्ट नहीं बता सकते कि इसका चार्ज कितना होगा और इसका चार्ज कितना होगा। लेकिन आपको पता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है और ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। इधर से टोटल 36 माइक्रो कूलाम चल रहा है, तो यही 36, क्योंकि आपने पढ़ा था ना इधर से जो भी चार्ज ऐसे फ्लो होता है, चार्ज के रिस्पेक्ट में ही बात करते हैं यहाँ पर, इधर से जो भी चार्ज आता है वही यहाँ पर आता है प्लस में, और इसके ऊपर इंडक्शन से माइनस में, फिर इसके इंडक्शन से यहाँ प्लस में और यहाँ पर माइनस में। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि यहाँ पर आपको यूज करना पड़ेगा, नहीं तो आप आंसर नहीं दे सकते। तो पहले कैपेसिटर के ऊपर और दूसरे कैपेसिटर के ऊपर, दोनों के ऊपर चार्ज होगा 36 माइक्रो कूलाम। एक क्वेश्चन का जवाब आपको मिल गया। लेकिन आपको तीसरे वाले के ऊपर भी बताना है। तो तीसरा वाला जो कैपेसिटर है, आप देखिए तीसरा वाला कैपेसिटर इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है। इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर, इसका नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर, मतलब इसके प्लेटों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 12 वोल्ट का होगा। तो अगर ये 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है और इसका कैपेसिटेंस C3 आपको पता है, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, तो Q इज इक्वल टू C इंटू वी, मतलब C3 इंटू वी। C3 कितना है 6 माइक्रो फैरड और V कितना है 12 वोल्ट, कितना हो जाएगा 72, और ये माइक्रो और फैरड और वोल्ट मिलाकर के हो गया कूलाम, यानी कि Q3 भी आपको मिल गया। तो तीनों कैपेसिटर के ऊपर कितना कितना चार्ज होगा ये आपने निकाल लिया है। पहले और दोनों दूसरे की सीरीज में होने की वजह से सेम होगा, तीसरा वाला इसके साथ सीरीज में नहीं है इसलिए इसका अलग है, और यहां से हमने कैलकुलेट कर लिया है। ठीक, और अगला इसके बाद पार्ट क्या है, C इक्विवेलेंट आपसे पूछा जा रहा है। तो अब यहीं से आप देख लीजिए C इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हैं। आपने इनका और इनका इक्विवेलेंट निकाला है। C1 और C2 दोनों सीरीज में थे, इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 माइक्रो फैरड, तो ये हो गया 3 माइक्रो फैरड, और ये C3 आपका यहां पर लगा हुआ था। और आप देखिए अगर आप इस C डैश और C3 को देखिए तो इन दोनों का एक जो प्लेट है वो इस पॉइंट से जुड़ा हुआ है, यानी कि प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ा हुआ है इस बैटरी के, और दूसरी वाली जो प्लेट है वो इस खास पॉइंट से जुड़ा हुआ है, और ये भी इसी पॉइंट से जुड़ा हुआ है। तो जब एक ही पॉइंट से सभी कैपेसिटर की एक प्लेट और दूसरे पॉइंट से सभी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट जुड़ी हो तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। आपको डायग्राम में हमने कुछ इस तरीके से बताया था कि सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट एक किसी पॉइंट से और दूसरी प्लेट किसी दूसरे पॉइंट से, ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में सबके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, लेकिन सबके लिए चार्ज अलग अलग होता है। तो यहां पर आप देखिए C3 और C डैश दोनों पैरेलल में है, और पैरेलल में आप फार्मूला यूज करेंगे। फिर से LCR देखिए, मतलब कि ये C R के पड़ोसी हैं तो इनसे जस्ट अपोजिट बिहेवियर। पैरेलल में इनका 1 अपान टाइप का होता है तो इनका अपान टाइप का नहीं होगा। तो C इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2 यानी C डैश प्लस C3, तो 3 प्लस 6 यानी कि 9 माइक्रो फैरड। ठीक है ना। तो कैलकुलेशन में इसमें कुछ नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना है कि कब सेम होगा, कब डिफरेंट होगा, कब फार्मूला हम 1 अपान यूज करेंगे, कब सीधे सीधे यूज करेंगे। और नेक्स्ट तीसरा पॉइंट और भी आसान है।
अगर आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल गया तो आप इस पूरे कॉम्बिनेशन के अंदर कितनी एनर्जी यहां 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 मिला करके कितनी एनर्जी स्टोर है वो आप बता सकते हैं, क्योंकि आपको पता है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर इज इक्वल टू हाफ CV²। और जो V यहां पर है वो आपको पता है कि इसके इस इक्विवेलेंट और इस इक्विवेलेंट का जब हमने इक्विवेलेंट निकाला, यानी इसका और इसका भी जब हमने इक्विवेलेंट निकाल लिया तो वो तो हमको मिल गया 9 माइक्रोफैरड। और जो भी इनका और इनका इक्विवेलेंट आया होगा, आप थोड़ी देर के लिए मानिए हम इसको भी हटा देते हैं और इसको भी हटा देते हैं, बल्कि यहां पर एक तीसरा लगा देते हैं कैपेसिटर, और इसका कैपेसिटेंस कितना होगा 9 माइक्रोफैरड। तो आप देखिए इस 9 माइक्रोफैरड के कैपेसिटर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है, डिफरेंस है, वो 12 वोल्ट है। तो टोटल एनर्जी इसके अंदर कितना हो जाएगा, तो हाफ इंटू C, यानी कि 9 माइक्रोफैरड है तो 10⁻⁻12 कर देंगे तो अब ये फैरड हो गया, और इंटू V² मतलब 12 का स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये 1/2 इंटू 9 इंटू 10⁻12, और बल्कि इस 2 से आप इसको कर दीजिए 6 और 72 इंटू 9 हो जाएगा, 72 इंटू 9 इंटू 10⁻12, 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए 18, और 9 सत्ते 63 और 1 64 और 10⁻12, और ठीक है तो 10⁻12 हो गया। तो ये आ जाएगा आपका, अगर आप इसको लिखेंगे 6.48 तो ये बन जाएगा 10⁻10, और एनर्जी जो है वो किस में आ जाएगा, जूल में। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बाकी ये सारा प्रोसेस हो गया। तो काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन हम लोग इसी तरीके का कॉम्बिनेशन का करने वाले हैं, और इसमें भी 3 कैपेसिटर दिया हुआ है, और पहले कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 2 माइक्रोफैरड है, इसके ऊपर चार्ज 24 माइक्रोकूलाम है। एक और कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है 3 माइक्रोफैरड। तो आपको बताना है कि इस तीसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो तीसरे वाले कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, जरा आप यहां से एक कॉन्सेप्ट यूज करिए। देखिए C1 और C2 आपको पता चल रहा होगा, C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इन दोनों की पहली प्लेट यहां पर आकर के जुड़ी है और दूसरी प्लेट यहां पर जाके जुड़ी है, तो ये दोनों हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम नहीं होता है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम नहीं होता है, तो इसके चार्ज को Q1 बोला है, तो इसके चार्ज को हम बोल देते हैं Q2। लेकिन इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जैसे इन दोनों को अगर हम रिजल्टेंट निकालें और कोई सिंगल एक हमको कैपेसिटर मिलेगा, वो जो कैपेसिटर हमको मिलेगा वो वाला कैपेसिटर इस वाले के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, सीरीज में जुड़ा हुआ है। जैसे अगर हम इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लें तो एक सिंगल कैपेसिटर मिलेगा, उसके आगे ये वाला कैपेसिटर होगा हमारे पास। तो अब ये वाले और ये वाले कैसे हैं, दोनों, ये दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो सेम होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर टोटल चार्ज पता कर लें, यहां पर टोटल चार्ज पता कर लें, तो इसके ऊपर का चार्ज हमको पता चल जाएगा, क्योंकि जितना इसके पास चार्ज होगा टोटल, इसके पास मतलब क्या, इसका और इसका मिला करके, तो जितना इनका दोनों का टोटल चार्ज होगा उतना ही चार्ज अगले कैपेसिटर के ऊपर होगा, C3 वाले के ऊपर होगा, क्योंकि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो यही सवाल का कॉन्सेप्ट है, यानी आपको इन दोनों का अलग अलग चार्ज निकाल लेना है। अलग अलग चार्ज निकाल लेंगे तो इस पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज आपको मिल जाएगा, और पूरे कॉम्बिनेशन का चार्ज अगर मिल गया आपको तो अगला वाला इससे सीरीज में जुड़ा हुआ है तो उसका भी चार्ज इसके चार्ज के इक्वल होगा। तो देखिए यहां पर चार्ज कितना है, शायद क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन में ये दिया हुआ है इसके ऊपर का चार्ज, लेकिन इसके ऊपर का चार्ज नहीं दिया हुआ। तो पहले तो आप देखिए C1 इज इक्वल टू 2 माइक्रोफैरड और Q1 इज इक्वल टू 24 माइक्रोकूलाम। तो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV, तो 1 1 1 कर लीजिए आप, और यहाँ से वैल्यू रख देंगे 24 माइक्रोकूलाम, यहाँ पर है 2 माइक्रो, दोनों माइक्रो में है तो ठीक है कैंसिल हो जाएगा, यानी V इज इक्वल टू आ गया कितना, 12 वोल्ट। मतलब पहले वाले कैपेसिटर की प्लेटों के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 12 वोल्ट है, और पहला वाला कैपेसिटर दूसरे वाले कैपेसिटर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज सेम होता है। तो अगर इनका पोटेंशियल डिफरेंस सेम है और इसका आपको मिल गया 12 वोल्ट, तो इनका भी कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट, और इनका पोटेंशियल डिफरेंस अगर 12 वोल्ट है तो इनके ऊपर चार्ज कितना होगा, तो फार्मूला होता है Q इज इक्वल टू C इंटू V, तो Q2 C2 V2, ठीक है, और C2 कितना है, तो C2 इज 3 माइक्रोफैरड इंटू
V2 का मतलब क्या, इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस और ये इसी के इक्वल होगा पैरेलल में होने की वजह से 12, कितना हो गया 36 माइक्रो कूलाम, यानी इसके ऊपर जो चार्ज है वो है 36 माइक्रो कूलाम और इसके पास जो चार्ज है वो तो क्वेश्चन में ही दिया था 24 माइक्रो कूलाम। तो हम अगर आपसे कहें कि टोटल कितना चार्ज है यहाँ पर, तो दोनों पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो दोनों का अलग अलग है। टोटल चार्ज निकालने के लिए सीधे सीधे ऐड कर देंगे क्योंकि ये एडिटिव नेचर का होता है, स्केलर क्वांटिटी है। तो कितना हो जाएगा 36 प्लस 24, 30 20 50 और 10 60, 60 माइक्रो कूलाम। तो इसके और इसके ऊपर मिला करके टोटल 60 माइक्रो कूलाम चार्ज है और जितना यहां चार्ज होगा उतना यहां भी होगा क्योंकि दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 60 माइक्रो कूलाम। ठीक है, तो फार्मूला बड़े ही आसान है लेकिन कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है, कहां सीरीज लग रहा है कहां पैरेलल लग रहा है, और सीरीज या पैरेलल लग रहा है तो उससे क्या क्या चीजें आपको मतलब रिजल्ट क्या होगा उसका। सीरीज में चार्ज सेम होता है, पोटेंशियल अलग होता है, और पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और चार्ज डिफरेंट होता है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। चलिए, तो यहाँ पर 2-3 और क्वेश्चन हम लोग लेंगे और इसमें सीधे सीधे हमको क्या करना है, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। चार्ज एनर्जी कुछ भी नहीं देखेंगे हम, सिर्फ कोई भी आपको कॉम्बिनेशन दिया हो तो उसमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख करके आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का, इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो यहां पर हमने वो सारे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिसमें आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आसानी से देखने पर पता चल जाएगा और आप फार्मूला यूज करके इसको कैलकुलेट कर लेंगे। लेकिन इसमें ऐसा भी नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जाए जिसमें आप देखते ही बता सकते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो बहुत सारे ऐसे भी सवाल बनते हैं जिसमें सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नॉर्मली ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता है। उस सर्किट को हमको रीडिजाइन करना पड़ता है और दोबारा से जब आप डिजाइन करते हैं अपने अंदाज में, तब जाकर के आपको पता चल पाता है कि सीरीज है कि पैरेलल है। तो आगे की स्लाइड में हम ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और एक तीसरा जो टाइप है वो है प्लेट्स वाले क्वेश्चन। बहुत सारे प्लेट्स दिए रहते हैं, है ना, ऐसे ऐसे पैरेलल बहुत सारे प्लेट्स रखे जाते हैं और इसमें किसी एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट करके दिखा देते हैं। तो उसमें भी पता नहीं चल पाता कितने कैपेसिटर बन रहे हैं और सीरीज बन रहा है कि पैरेलल बन रहा है। तो इन तीनों वैरायटी के ऊपर हम अलग अलग फोकस करने वाले हैं। तो पीछे आपने एक तो देख लिया कि कॉम्बिनेशन दे करके आपसे चार्ज पूछा जाए, एनर्जी पूछा जाए, पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाए, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पूछा जाए, वो आपने लास्ट स्लाइड में देख लिया। अभी हम सीधे सीधे सिर्फ इस बात पर फोकस करने जा रहे हैं कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालेंगे सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देख करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम 6 यहां पर थोड़ा आसान क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है और यहीं से स्टार्ट करेंगे। देखिए, आपको ए और बी टर्मिनल के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। मतलब ये कि अगर ए और बी के बीच में ये जो सर्किट आपको बना हुआ पूरा दिख रहा है, तो 4 अलग अलग कैपेसिटर की बजाय हम कितने कैपेसिटेंस का एक सिंगल कैपेसिटर लगाएं कि वो वही इफेक्ट दिखाए जो ये चारों इस तरीके से जोड़ने के बाद दिखा रहे हैं। तो वैसे सिंगल कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और वो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस यही बताता है कि उसका वही इफेक्ट होगा, वही असर होगा सर्किट में जो इन चारों का इस खास कॉन्फ़िगरेशन में होता है। और यही चीज आप रेजिस्टेंस के भी केस में करेंगे। अगला जो चैप्टर आप पढ़ेंगे, अगला टॉपिक है आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का, तो उसमें भी आप रेजिस्टेंस का भी इसी तरीके से सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो उसमें भी यही मतलब होता है कि अगर कई अलग अलग रेजिस्टेंस लगे हुए सर्किट में तो उनका कुछ इफेक्ट होगा। तो अगर हम उन सबको हटा करके एक सिंगल रजिस्टर वहां लगाना चाहें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, चलिए, तो यहां पर आप देखिए ए और बी के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है। तो आप देखिए जरा कि ये 20 माइक्रोफैरड और ये 20 माइक्रोफैरड कैसे जुड़े हुए हैं। ये दोनों के दोनों, अगर आप सिर्फ इन दोनों को देखें तो आपको पता चल रहा है कि ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। और अगर नहीं याद हो रहा है तो वही बात आप याद कर लीजिए कि तुम जहां सोचना बंद करते हो हम वहां सोचना शुरू करते हैं। ऐसा अगर आपको दिख रहा है दैट मीन सीरीज कॉम्बिनेशन आप उसको मान सकते हैं। तो ये वाला जो कैपेसिटर है, इसकी ये वाली प्लेट जहां पर देखिए दूसरी प्लेट जहां खत्म हो रही है वहां से अगले वाले कैपेसिटर की पहली वाली प्लेट शुरू हो रही है। तो इसको हम बोलेंगे, इस तरह के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। तो अगर ये दोनों सीरीज में हैं, ये और ये दोनों सीरीज में हैं, तो इनका इक्विवेलेंट निकालेंगे कैसे। हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखिए LCR, मतलब C जो है वो R का पड़ोसी है तो अपोजिट नेचर रखेगा। इनका आपस में नहीं जमता, लेकिन इनका आपस में जमता है क्योंकि दूर के ढोल सुहाने होते हैं। तो ये दोनों सीरीज में हैं तो फार्मूला हो जाएगा 1/C डैश इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, यानी 1/20 प्लस 1/20
20, कितना हो जाएगा 2/20 यानी कि 1/10। तो सीधे सीधे आ जाएगा C डैश इज इक्वल टू 10 माइक्रोफैरड। और ऐसे दो कैपेसिटर जो सीरीज में जुड़े हों उनका ये जो फार्मूला हम लिख रहे हैं, इसी फार्मूले का सिंप्लीफिकेशन जो फॉर्म होता है वो इस तरीके से होता है C1 C2 अपान C1 प्लस C2। तो डायरेक्ट आप यहाँ से दोनों का मल्टीप्लाई अपान दोनों का समेशन से सॉल्व करेंगे तब भी आपको आंसर इसका मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये बार बार जो स्विच है, ठीक है, तो यहाँ से भी आप इसको कैलकुलेट कर लेते तो जल्दी से आ जाता, यानी कि 20 × 20 अपान 20 + 20। तो 20 + 20 कितना 40, और 20 से 40 को डिवाइड करते 2 से 20 को डिवाइड करते तो 10 आ जाता। यानी इन दोनों को अगर हम हटा दें तो यहाँ एक सिंगल कैपेसिटर हम लगा सकते हैं और उसका कैपेसिटेंस कितना होगा, इसका कैपेसिटेंस होगा 10 माइक्रोफैरड। और अब आप देखिए ये 10 और ये 20 जो हैं, इन दोनों की बात करें तो दोनों की पहली प्लेट इस पॉइंट से और दोनों की दूसरी प्लेट इस पॉइंट से, यानी एक सेम पॉइंट से जुड़े हुए हैं। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए आप फार्मूला यूज करेंगे तो C डबल डैश हम इसको बोल सकते हैं। तो C डबल डैश इज इक्वल टू, ये है आपका C डैश और ये इसको कुछ नाम दे दीजिए या सीधे वैल्यू पुट कर देते हैं हम यहाँ पर। तो C डबल डैश इज इक्वल टू 20 + 10 दैट इज 30 माइक्रोफैरड। यानी अगर हम इन दोनों को भी यहाँ से हटा दें तो एक सिंगल कैपेसिटर हम यहाँ लगा सकते हैं और वो सिंगल कैपेसिटर जो होगा उसका कैपेसिटेंस कितना होगा 30 माइक्रोफैरड। और अब देखिए ये 30 और ये 20 ये दोनों कैसे जुड़े हैं, तो इधर से अगर चलेंगे आप तो ये इधर कुछ नहीं है ना, इधर कोई और कैपेसिटर तो है नहीं, तो आप क्या कहेंगे ये जहां पर खत्म हुआ वहां से उसके आगे ये वायर भले ही मुड़ा है लेकिन कोई मतलब इससे नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों कैसे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। ऐसा तो नहीं है ना ऊपर और नीचे देखने के बाद भ्रम हो रहा है कि ये तो पैरेलल की तरह मैच कर रहा है, इससे मैच कर रहा है, पैरेलल तो नहीं लग रहा है ना, भले ये ऊपर नीचे है। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज देखिए कि इन दोनों की पहली प्लेट एक पॉइंट से और दूसरी प्लेट एक दूसरे पॉइंट से जुड़ी है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इन दोनों की पहली प्लेट मतलब इसकी जो पहली प्लेट है वो पॉइंट ए से, लेकिन इसकी जो प्लेट है वो बी से जुड़ी हुई है और इसकी दूसरी प्लेट इसके एक पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो ये दोनों आपस में सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो फिर से आपको यही वाला फार्मूला यूज करना पड़ेगा, ये वाला फार्मूला। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन दोनों का प्रोडक्ट अपान इन दोनों का सम, यानी कि 30 × 20 अपान 30 + 20 कितना हो जाएगा ये 50। तो 30 × 20 अपान में 50, 0 से 0 कैंसिल, कितना हो गया 6, कितना आ गया 12 माइक्रोफैरड। तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल गया 12 माइक्रोफैरड, ठीक है ना। तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर आप ढूंढ लेते हैं तो आप इसी तरीके से इक्विवेलेंट निकालते जाएंगे तो फाइनली आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस मिल जाएगा। तो ये बड़ा ही एक आसान सा सवाल था जो आपके एग्जाम में आया हुआ था। इसको सिर्फ हमने इसलिए बताया आपको कि आप थोड़ा आसान क्वेश्चन से सीखेंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अब इसी को अप्लाई करेंगे हम इन बाकी दो क्वेश्चन में। यहाँ पर आप देखिए अगर हम इस सर्किट की बात करें तो ये और ये आपको कैसे दिख रहे हैं, कैसे दिख रहे हैं ये दोनों सीरीज में। तो अगर ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों का इक्विवेलेंट हम निकाल रहे हैं, डायग्राम में आप देखते रहिएगा। इन दोनों का इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 1 से यूज करेंगे फार्मूला, 1/2 + 1/2 कितना हो जाएगा 2/2 यानी कि 1, उल्टा कर देंगे तो C डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों को हटाना है यहाँ पर और एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे और उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी 1 माइक्रोफैरड। अब जरा देखिए ये 1 माइक्रोफैरड और ये 1 माइक्रोफैरड दोनों की एक प्लेट इस पॉइंट से और दोनों की दूसरी प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी है, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल हैं। और अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C डबल डैश, पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला सीधे सीधे जोड़ते हैं तो 1 + 1 दैट मीन्स 2 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों को हटा करके हम एक सिंगल कैपेसिटर यहाँ लगा सकते हैं और वो सिंगल कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा 2 माइक्रोफैरड। अब देखिए ये 2 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड अगर आप देखें तो ये कैसे जुड़े हुए हैं, ये दोनों के दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। ये जहां खत्म होता है वहां से ये स्टार्ट होता है, ये दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं। तो फिर से इनका आप इक्विवेलेंट निकालेंगे, कितना आ जाएगा 1/C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 कितना आ जाएगा 2/2 यानी कि 1, उल्टा कर देंगे तो C ट्रिपल डैश इज इक्वल टू 1 माइक्रोफैरड। यानी इन दोनों को हम हटाएं तो एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे और वो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा 1 माइक्रोफैरड। और आप देखिए अब ये दोनों कैसे दिख रहे हैं, इन दोनों की पहली प्लेट इस पॉइंट से और इन दोनों की दूसरी प्लेट इस पॉइंट से जुड़ी है। इसका मतलब ये दोनों सेम पॉइंट से, ये दोनों सेम पॉइंट से, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन।
और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा C4 डैश है, 4 प्राइम्स कर दिया हमने, और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में तो सीधे सीधे जुड़ेगा 1 + 1 = 2 माइक्रोफैरड। तो आप देखिए जो इतना कॉम्प्लेक्स आपको दिख रहा था सर्किट, उसका फाइनल इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ गया 2 माइक्रोफैरड। और थोड़ा आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जो बताने में हम इतना, लिखने में इतना टाइम ले रहे हैं, इसको आप मन में ही कर सकते हैं, आपको देखते ही आपको आंसर बन जाएगा। तो क्लास 12th की बुक से आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस में उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो आप प्रैक्टिस करेंगे आसान, थोड़ा और टफ, थोड़ा और टफ, तो धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी अच्छी जानकारी इसके बारे में मिल जाएगी। ठीक, चलिए, तो इसको आपने नोट कर लिया। और एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पर, देखिए अगर ये पॉइंट आपका ए है तो हम चाहे तो इस पॉइंट का नाम भी पॉइंट ए बोल सकते हैं, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं लगा हुआ है, जैसे रजिस्टर, कैपेसिटर या कोई भी और चीज यहां पर नहीं है जिसकी वजह से यहां पर पोटेंशियल में ड्रॉप हो। तो अगर हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है तो हर एक पॉइंट को हम पॉइंट ए बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल वायर में अगर हम कहें कि ये एक पॉइंट है और इसका नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस है, या कोई इंस्ट्रूमेंट हमने बीच में डिवाइस नहीं लगाया, तो ये भी पॉइंट ए है। लेकिन हम इसको पॉइंट ए नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां रजिस्टर है, पोटेंशियल में ड्रॉप होगा, तो ये अलग पॉइंट बोला जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक अलग होगा। ठीक, तो ध्यान रखना है आपको कि कई बार जब आपको सीरीज और पैरेलल क्लियर नहीं दिखते हैं तो ये वाला कॉन्सेप्ट आपको यूज करना पड़ता है कि अगर ये पॉइंट ए है तो इसको पॉइंट ए बोलेंगे, ये पॉइंट बी है तो इसको भी पॉइंट बी बोलेंगे, लेकिन इसको पॉइंट बी नहीं बोल सकते, सॉरी हाँ, यहां पर पॉइंट अब बी नहीं बोल सकते, क्योंकि यहां से फिर इधर और इधर चार्ज डिवाइड हो जाएगा, तो पोटेंशियल ड्रॉप हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है। ये जितना आपको दिख रहा है ये सब 3 माइक्रोफैरड का है, बीच में ये जो दोनों दिख रहा है वो 2 माइक्रोफैरड का है। तो ऐसे में आपको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो पीछे से स्टार्ट करें अगर हम, तो देखिए ये वाला जहां खत्म हुआ वहां से ये शुरू हुआ, ये जहां खत्म हुआ वहां से ये शुरू हुआ, इसका मतलब ये लास्ट के जो तीनों आपको दिख रहे हैं ये तीनों के तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो अगर तीनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो 1/c टाइप से निकालेंगे, 1/3 + 1/3 + 1/3, ये आ जाएगा आपका 3/3, दैट मीन्स c = 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो यानी हम चाहे तो इसको हटा के, इन सब को हटा के यहां एक सिंगल कैपेसिटर लगा सकते हैं, और उस सिंगल कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होगा वो होगा 1 माइक्रोफैरड। और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, दोनों की पहली प्लेट इस पॉइंट से, दोनों की दूसरी प्लेट इस पॉइंट से, इसका मतलब ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो दोनों पैरेलल में है तो इसका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 2 + 1 यानी कि 3 माइक्रोफैरड। इन दोनों को हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर लगाएंगे और उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होगा, 3 माइक्रोफैरड। अब आप देखिए ये जो 3 और ये जो 2 है, एक सेकेंड, ये 2 नहीं, ये तो 20 में लिखा था, ये जो 3 है और 3 है और 3 है, ये फिर से आपको क्या दिख रहे हैं, एकदम इनिशियल जो कंडीशन था वैसा बन गया, ये फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इन तीनों का अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमने थोड़ी देर पहले निकाला था उसी टाइप से, कितना आ जाएगा, ये फिर से ये आ जाएगा आपका 1 माइक्रोफैरड। यानी अगर हम इन तीनों को हटाएं तो एक कैपेसिटर यहां लगेगा और उसका कैपेसिटेंस होगा 1 माइक्रोफैरड। और ये 1 माइक्रोफैरड और ये 2 माइक्रोफैरड, अब आप समझ गए होंगे ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में है तो इनका कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, सॉरी हाँ ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो कितना आ जाएगा, 3 और 1 सीधे सीधे जोड़ेंगे, 2 और 1 कितना आ जाएगा, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो 3 माइक्रोफैरड इन दोनों का आ जाएगा, यानी इसको और इसको हटा करके एक सिंगल कैपेसिटर आप लगाएंगे 3 माइक्रोफैरड का, और 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 3 माइक्रोफैरड फिर से सीरीज कॉम्बिनेशन में, तो फिर से हम ये वाला फार्मूला यूज करेंगे तो इनका इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यानी फाइनल आंसर भी हमारा कितना आ गया, अगर हम सॉल्व भी करें 1/3 + 1/3 करके, तो हमको c = मिलेगा 1 माइक्रोफैरड। ठीक है ना। तो ये जो आपको कॉम्प्लेक्स सर्किट दिख रहा था इसका भी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ गया, फाइनली ये आ गया 1 माइक्रोफैरड। तो अगर आपको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ में आता है, आप समझ पाते हैं कि सीरीज पर कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन किसको बोलते हैं, तो इस तरह के सवालों को अब आप कर लेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी सवाल हैं जिसमें सीरीज और पैरेलल आपको नहीं दिखता है क्लियरली, तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे हम रीड्रॉ करके, रीडिजाइन करके सीरीज और पैरेलल के
अकॉर्डिंग हम उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ इस तरीके का सिचुएशन दिया हुआ है। 3 कैपेसिटर हैं C1, C2 और C3 और यहाँ से एक वायर को कनेक्ट किया गया है इस दूसरे वाले कैपेसिटर के आगे यहाँ तक, और एक वायर यहाँ से लिया गया है पहले वाले कैपेसिटर के बाद और तीसरे वाले कैपेसिटर के बाद यहाँ इस पॉइंट पर इसको कनेक्ट किया गया है। ठीक है, और आपको इस पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो आपने देखा भी होगा इस तरह का क्वेश्चन, ये जो बोर्ड का एग्जाम होता है उसमें भी पूछ लिया जाता है इस तरीके का। तो इसमें सीधे सीधे आपको सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करिए, इसके डायग्राम को थोड़ा सा फिर से डिजाइन करिए। और डिजाइन करने के लिए आप यहां पर वही मैंने पीछे आपको कॉन्सेप्ट बताया कि जहां पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है वो सारे के सारे पॉइंट सेम है। जैसे अगर ये पॉइंट ए है, कोई भी रजिस्टर नहीं है तो ये भी पॉइंट ए है, लेकिन रजिस्टर अगर इधर आ गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया तो ये पॉइंट अलग हुआ, ये पॉइंट अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें इस पूरे सर्किट में, अगर मान लीजिए कि ये हमारा पॉइंट ए है तो यहां से यहां तक कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है तो इसको हम पॉइंट ए नाम दे सकते हैं। और अगर ये पॉइंट ए है तो देखिए यहां से एक सिंपल सा वायर जोड़ा गया है, इसको शॉर्ट सर्किट बोलते हैं। तो ये शॉर्ट सर्किट किया गया है, यानी इधर कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, कोई भी इधर कैपेसिटर नहीं लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा, अगर हम यहाँ एक कैपेसिटर लगा दें, यहाँ एक कैपेसिटर लगा दें तो ये सिचुएशन बदल जाएगी और ये व्हीट स्टोन ब्रिज के डायग्राम से मैच करेगा। तो चूंकि अभी हमने आपको व्हीट स्टोन ब्रिज नहीं बताया हुआ है, तो अगले लेक्चर में जब हम रेजिस्टेंस का केस पढ़ेंगे तो वहां पर जब व्हीट स्टोन ब्रिज आप पढ़ लेंगे तो उसमें हम मिक्स क्वेश्चन करेंगे जिसमें रजिस्टर और कैपेसिटर दोनों होंगे। ठीक है, तो अभी हम उसके ऊपर बात नहीं करेंगे। तो अगर ये पॉइंट ए है तो इधर कहीं भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं हुआ क्योंकि कोई भी कैपेसिटर कोई भी रजिस्टर नहीं है, तो हम इसको भी पॉइंट ए बोल सकते हैं। और सिमिलरली अगर हम इसको कोई जैसे यहाँ पर ये हमारा पॉइंट बी है तो इधर से अगर देखें तो ये भी हमारा पॉइंट बी ही होगा, और ये भी यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो ये भी क्या है, पॉइंट बी है। ठीक, अब आप इसका डायग्राम जब बनाएंगे तो आप देखिए आपके पास क्या है, पॉइंट ए है, पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, पॉइंट बी है, यानी आपके पास सिर्फ 2 पॉइंट है, एक है पॉइंट ए और दूसरा है पॉइंट बी, ए एंड बी। देखिए पॉइंट ए से आपके पास कौन कौन से कैपेसिटर मिल रहे हैं। तो जैसे इस वाले हम पॉइंट ए की बात करें तो इससे C1 कैपेसिटर की पहली वाली प्लेट कनेक्टेड है। तो मान लीजिए यहां से आगे बढ़ते हैं और C1 जो कैपेसिटर है उसकी पहली प्लेट को, ये C1 कैपेसिटर है, इसकी पहली प्लेट को हमने पॉइंट ए से कनेक्ट कर दिया। एक जो C2 कैपेसिटर है, इस C2 कैपेसिटर की भी एक प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है। C2 कैपेसिटर की भी एक प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है। इसका मतलब कि ये तो ठीक है, ये C1 था आपका, लेकिन C2 भी पॉइंट ए से कनेक्टेड है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, चलिए ए से कनेक्ट करने के लिए हम यहां से निकाल देते हैं, ये यहां से ले लेते हैं क्योंकि ये भी पॉइंट ए ही माना जाएगा। तो ये हमारा C2 भी, इसकी भी एक प्लेट इस पॉइंट ए से कनेक्ट हो गई। और यहां पर आप देखिए ये पॉइंट ए से अगर C2 आपका कनेक्टेड है तो पॉइंट ए से आपका C3 भी तो कनेक्टेड है। तो C3 जो कैपेसिटर है उसकी भी एक प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है। तो C3 को चलिए मान लीजिए हम ऊपर दिखा ले रहे हैं, तो ये हुआ हमारा C3, ये भी पॉइंट ए से कनेक्टेड है। ठीक, अब देखिए C1 की जो दूसरी वाली प्लेट है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो C1 की दूसरी वाली प्लेट को पॉइंट बी से कनेक्ट कर दिया। जो C2 है उसकी दूसरी वाली जो प्लेट बची वो भी पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम पॉइंट बी से कनेक्ट कर सकते हैं। और जो C3 है इसकी भी दूसरी वाली प्लेट पॉइंट बी से कनेक्टेड है, तो इसको भी हम पॉइंट बी से कनेक्ट कर सकते हैं। अब आप देखिए कि ये जो कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके का मिल रहा है, ये कौन सा कॉम्बिनेशन बोला जाएगा। अब ये डिजाइन तो आप कुछ भी बनाइए, ये जरूरी नहीं है कि इस तरीके से ही आपको करना है, आप इसको और छोटा और सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, ये है आपका पॉइंट बी। तो सभी कैपेसिटर की पहली प्लेट पॉइंट ए से और सभी कैपेसिटर की दूसरी प्लेट पॉइंट बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये C1, C2 और C3 क्या हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, C1, C2 और C3 पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर आपको ये डायग्राम बनाने में दिक्कत आ रही तो आप इसको याद कर लीजिए, इस तरीके का केस आता है तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये अगर याद करेंगे तो कई बार आप फंस जाएंगे, क्योंकि सब के सब पैरेलल हो ये जरूरी नहीं है। डिपेंड करेगा कि ये वाले वायर को कहां से कहां तक कनेक्ट किया गया है। तो अगर समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो फिर आप तुक्का मार सकते हैं, एक मौका रहेगा आपके पास, गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है।
तो ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लेते हैं। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो C इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और C1 C2 C3 सबकी वैल्यू पता थी, 4 प्लस 3 प्लस 2, तो कितना हो गया 7 to 9 माइक्रोफैरड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 9 माइक्रोफैरड। सेम कॉन्सेप्ट पे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें 5 कैपेसिटर हैं, हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता करना है, और इसके लिए अब देखिए यहां से कनेक्ट किया गया है इस तरीके से वायर को, और यहां से ये ऊपर से। तो आप क्या करिएगा, यहां पर पॉइंट ए है, अब इसको तो आप पॉइंट ए बोल नहीं पाएंगे क्योंकि बीच में कैपेसिटर आ गया, जबकि यहां बीच में कुछ नहीं था तो हमने इसको भी पॉइंट ए बोल दिया था। ठीक है, तो ये आपका पॉइंट ए नहीं हो सकता, तो इसको कुछ अलग नाम देते हैं ए डैश। और अगर ये पॉइंट ए डैश है तो ये पॉइंट भी क्या होगा, ए डैश। इसी तरीके से इस वाले पॉइंट को हम कोई नाम दे देते हैं बी डैश। तो अगर ये बी डैश है तो ये यहां से जाने के बाद यहां भी ये क्या है, बी डैश। तो कुल मिलाकर के इस डायग्राम में आपके पास 4 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ए डैश, पॉइंट बी डैश। तो एक इनिशियल पॉइंट आपके पास है पॉइंट ए, और एक फाइनल पॉइंट है आपके पास पॉइंट बी। ए और बी के बीच में आपके पास कहीं पर पॉइंट ए डैश और बी डैश होगा, और जितने भी इसके अंदर कैपेसिटर आएंगे उनका आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है। तो इस डायग्राम को अगर हम रीडिजाइन करें तो देखिए A1 से एक कैपेसिटर C1 जुड़ा हुआ है, इसकी पहली प्लेट तो कंफर्म है कि ये A1 से जुड़ा हुआ है। इसकी जो दूसरी प्लेट है वो पॉइंट ए डैश से कनेक्टेड है। तो ठीक है, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं और मान लेते हैं कि ये हमारा है पॉइंट ए डैश, पॉइंट ए डैश से कनेक्टेड है। पॉइंट ए डैश से और कौन जुड़ा हुआ है, तो पॉइंट ए डैश से आपका जो C3 कैपेसिटर है उसकी एक प्लेट जुड़ी है, और जो C4 कैपेसिटर है उसकी भी एक प्लेट जुड़ी है। तो इसी पॉइंट से दोनों अलग अलग कैपेसिटर जुड़े हुए हैं, तो हम एक को इधर दिखा दे रहे हैं C3 को, और C4 को हम इधर दिखा दे रहे हैं। तो ये C3 की एक प्लेट ए डैश से, C4 की एक प्लेट ए डैश से। क्लियर? चलिए, और ए डैश से और कौन जुड़ा है, तो यहां से देखिए ए डैश से C1 अगर जुड़ा था तो ए डैश से C2 भी जुड़ा था, और ए डैश से C3 और C4 भी जुड़े थे। तो ए डैश से C3 और C4 को हमने जोड़ दिया, ए डैश से हमने C1 को भी जोड़ दिया, क्योंकि ये C1 की एक प्लेट ए से जुड़नी चाहिए तो हमने इसको यहाँ बनाया। लेकिन अगर हम C2 की बात करें तो इसकी जो एक प्लेट है ये भी ए डैश से जुड़ी है, तो हम किसी एक और पॉइंट पर C2 को भी दिखा देते हैं। तो ये हमारा C2 हो गया, जिसकी एक प्लेट को हमने ए डैश से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा। अब आप जरा देखिए, जितना भी कैपेसिटर आपने यहां पर बनाया है, इसकी अगली वाली जो प्लेट है वो किससे आगे जाकर जुड़ेगी, तभी तो हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। तो C2 की अगर हम बात करें तो C2 की दूसरी वाली प्लेट पॉइंट बी डैश से, अब पॉइंट बी डैश कहीं बना लीजिए यहीं पर बी डैश, तो C2 की जो दूसरी वाली प्लेट है वो पॉइंट बी डैश से, ठीक, सॉरी ये C2 है, ये पॉइंट बी डैश से। C3 की जो दूसरी वाली प्लेट है ये तो ए डैश से एक कनेक्टेड थी, दूसरी वाली जो प्लेट है वो बी डैश से कनेक्टेड होगी, तो इसको आप बी डैश से जोड़ दीजिए। C4 की अगर बात करें तो C4 की एक प्लेट ए डैश से आपने कनेक्ट कर रखी है, दूसरी वाली प्लेट को बी डैश से जोड़ना है, तो दूसरी वाली प्लेट को बी डैश से, यानी कि ये इधर। और बी डैश किससे और जुड़ा है, तो बी डैश जुड़ा हुआ है आपका C5 से। तो बी डैश की एक, मतलब बी डैश जो है C5 की एक प्लेट से आगे कनेक्टेड है, ये है आपका C5, और C5 की जो दूसरी प्लेट है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। अब आप देख लीजिए C1, C2, C3, C4 और C5, पांचों के पांचों कैपेसिटर इस डायग्राम में आ गए, और इस डायग्राम को देख करके आप बहुत ही क्लियर होंगे कि ये C2, C3 और C4 इन सब की पहली प्लेट पॉइंट ए डैश से, इन सब की दूसरी प्लेट पॉइंट बी डैश से। इसका मतलब ये पूरा का पूरा क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। और इस पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस अगर आप निकाल लेंगे तो यहां जो आएगा वो ये C1 और ये C5, ये तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे, तो आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। तो C2, C3 और C4 ये पैरेलल में है, तो इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो आ जाएगा C2 प्लस C3, क्योंकि पैरेलल में सीधे सीधे जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, और इन सब का कितना है 2, तो ये हो जाएगा 6 माइक्रोफैरड। यानी इन सब की जगह पर हम 6 माइक्रोफैरड का एक कैपेसिटर लगाएंगे, 6 माइक्रोफैरड। और इससे पहले यहाँ पर हमारे पास C1 है और ये पॉइंट ए है, और इसके बाद हमारे पास C5 है और यहाँ पर पॉइंट बी है। तो ये है आपका 2 माइक्रोफैरड का, और ये भी कितना है 2 माइक्रोफैरड का, और तीनों सीरीज में है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 1 अपान करके निकालेंगे, तो 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/2। एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ से आएगा 3 + 1 + 3, कितना हो जाएगा
7/6, तो 1/c डैश इज इक्वल टू 7/6, तो c डैश इज इक्वल टू 6/7 यूनिट क्या हो जाएगा, माइक्रो फैरेड। यानी इस सर्किट का पॉइंट ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा 6/7 माइक्रो फैरेड। तो इस तरीके से आप पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके, कि इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल सेम है तो दोनों सेम पॉइंट बोले जाएंगे। पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट यूज करके आप जब सर्किट को रीड्रॉ करेंगे, रीडिजाइन करेंगे, तब आपको पता चल पाएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे भी सवाल एग्जाम में आते हैं, और चूंकि अभी तो हमको एक्सप्लेन करने में इतना टाइम लगा है, अगर आप खुद से करेंगे और थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा पॉइंट वगैरह का, तो आप तुरंत इसका आंसर बता सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। अब हम लोग प्लेट वाले कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में आप देखिए, ये आपको क्या दिया होगा, ये 4 प्लेट्स ऐसे दी जाएंगी, और इन चारों प्लेट्स में से अलग अलग जो प्लेट्स होंगी वो अलग अलग पॉइंट से जुड़ी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 4 प्लेट्स हैं और उनके बीच का सेपरेशन आपको दिया गया है, और आपको बताना कि इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आएगा। तो आपको पता है कि कोई भी कैपेसिटर बनाने के लिए 2 प्लेट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप ऊपर से देखिए यहाँ से कि पहली प्लेट और दूसरी प्लेट की अगर हम बात करें, तो पहली प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरी प्लेट पॉइंट बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये कि कैपेसिटर बनने के लिए जो कंडीशन जरूरी है उस कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है। किसी भी कैपेसिटर की जो पहली प्लेट होती है इसका पोटेंशियल अलग होता है, दूसरी वाली जो प्लेट होती है उसका पोटेंशियल अलग होता है। कभी आप ऐसा नहीं देखे होंगे किसी भी कैपेसिटर की दोनों प्लेटें किसी एक ही पॉइंट से कनेक्टेड हो। दोनों अगर एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगी तो ये कैपेसिटर नहीं होगा। तो ध्यान रखिएगा, किसी भी कैपेसिटर में 2 प्लेट्स होती हैं और वो दोनों प्लेट्स 2 अलग अलग पॉइंट से कनेक्टेड होती हैं। तो यहाँ पर पहली प्लेट और दूसरी प्लेट, पहली प्लेट, दूसरी प्लेट, तीसरी और चौथी प्लेट। तो पहली और दूसरी प्लेट जो है उनका पहला प्लेट पॉइंट ए से, दूसरी प्लेट जो है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। इसका मतलब ये एक कैपेसिटर है। इसी तरीके से दूसरी और तीसरी प्लेट को अगर हम देखें, दूसरी और तीसरी प्लेट को देखें तो दूसरी प्लेट पॉइंट बी से और तीसरी प्लेट पॉइंट ए से, इसका मतलब ये भी एक कैपेसिटर है। तीसरी प्लेट पॉइंट ए से और चौथी प्लेट पॉइंट बी से, इसका मतलब ये भी एक कैपेसिटर है। सबके बीच का सेपरेशन डी है और सबका कैपेसिटेंस सी है। तो आप इन सब का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा बोला जाएगा, तो आप देखिए पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, ये 4 कुल प्लेट्स हैं और टोटल 3 कैपेसिटर है। ये 4 प्लेट मिलकर के 3 कैपेसिटर बना रही है, क्योंकि हर कैपेसिटर की अगली प्लेट अगले वाले कैपेसिटर की पहली प्लेट के साथ ओवरलैप कर रही है। ठीक है ना। तो आप C1, C2 और C3 3 कैपेसिटर दिखा सकते हैं। C1 कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से, C1 कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से, C2 कैपेसिटर की भी एक प्लेट पॉइंट ए से, और C3 कैपेसिटर की भी एक प्लेट पॉइंट ए से। तो आप तीनों C1, C2 और C3 यहां बना सकते हैं, तीनों की पहली प्लेट पॉइंट ए से, और इन तीनों की जो दूसरी प्लेट है, जैसे पहले वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट, दूसरे वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट है ना, दूसरी मतलब कोई भी एक प्लेट, और तीसरे कैपेसिटर की एक प्लेट, ये तीनों के तीनों प्लेट्स जो है पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो आप देखिए इस तरीके से आप इस प्लेट वाले सवाल को सीरीज या पैरेलल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। और सीरीज और पैरेलल में अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं तो अब आपको साफ साफ दिख रहा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर इन तीनों का है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, और तीनों का कैपेसिटेंस अगर C है तो C प्लस C प्लस C यानी कि 3C आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो प्लेट वाले भी सवाल आते हैं, आपको ऐसे प्लेट दिया जाता है और उसको किसी पॉइंट से ऐसे कनेक्ट कर दिया जाता है, तो आपसे कहा जाता है कि इनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताइए। तो कोई भी 2 प्लेट मिला करके एक कैपेसिटर बन जाएगा। और यहाँ पर हमने देखा कि 1 2 3 4 प्लेट्स थी तो 3 कैपेसिटर बन गया। तो तीनों कैपेसिटर में हम देख रहे हैं कि एक एक प्लेट जो है तीनों कैपेसिटर की वो पॉइंट ए से कनेक्टेड है, और अगली एक एक जो बची हुई प्लेट है वो पॉइंट बी से कनेक्टेड है। तो इस तरीके का कॉम्बिनेशन पॉसिबल होगा, जो कि पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो आप फार्मूला यूज कर लेंगे। ठीक, अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि इस तरह का सिचुएशन दिया रहता है। आप देखिए यहां पर भी 4 प्लेट्स हैं और 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी। लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा आप कि कोई भी 2 लगातार ऐसी प्लेट्स जो सेम पॉइंट से कनेक्टेड होंगी वो मिल करके कैपेसिटर नहीं बनाएंगी। यहां पर आप देखिए कोई भी लगातार 2 ऐसी प्लेट नहीं थी जो सिमिलर पॉइंट से या सेम पॉइंट से जुड़ी हुई हो। तो ये वाला पॉइंट अगर ये प्लेट ए से जुड़ी थी तो ये वाली बी से, फिर ये वाली ए से तो ये वाली बी से। लेकिन इस वाले डायग्राम में आप देखिए जरा कि पहली प्लेट तो पॉइंट ए से कनेक्टेड है और दूसरी पॉइंट बी से, तो कोई दिक्कत नहीं। यहां पर ये एक कैपेसिटर आपको मिलेगा जिसका कैपेसिटेंस आप मान लीजिए C है।
लेकिन दूसरी प्लेट और तीसरी प्लेट ये दोनों के दोनों सेम पॉइंट से कनेक्टेड हैं, इसलिए ये कोई कैपेसिटर नहीं है। ध्यान रखिएगा, जरूरी है कि बीच में जितना गैपिंग आए वो सब का सब मिलकर के कैपेसिटर बनाए। यहां पर तो बना रही थी, लेकिन यहां पर ये बीच में कोई कैपेसिटर नहीं है क्योंकि दोनों प्लेट सेम पॉइंट से जुड़ी हैं। अब तीसरी और चौथी प्लेट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट बी से कनेक्टेड है और ये पॉइंट ए से कनेक्टेड है, मतलब ये मिलकर भी एक कैपेसिटर बनाएंगे। हमने मान लिया इसका कैपेसिटेंस कितना है, 2 है, C2 है। और अब आप देख लीजिए इसका अगर आप डायग्राम बनाएंगे ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन ही आएगा, क्योंकि C1 और C2 दो कैपेसिटर आपके पास हैं। चलिए C1 ले लिया हमने, C1 की एक प्लेट पॉइंट ए से, दूसरी प्लेट पॉइंट बी से। C2 जो है उसकी भी एक प्लेट पॉइंट ए से और एक प्लेट पॉइंट बी से। तो इसका मतलब ये इसी का तरह का सिचुएशन बन गया, ये हुआ आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो C1 और C2, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको। और बल्कि आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जो गैपिंग है वो एक कैपेसिटर बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा, तो आपने इस तरीके का पैरेलल कॉम्बिनेशन बना लिया। ऐसे ही मान लीजिए हो सकता है आपको ऐसे ढेर सारे कैपेसिटर का पूरा एक कॉम्बिनेशन, प्लेट्स का कॉम्बिनेशन दिया जाए और कभी ये दोनों सेम पॉइंट से जुड़े हों, कभी ये अलग अलग पॉइंट से जुड़े हों, कुछ इस तरह का सिचुएशन आपको दिया जाए, तो ऐसे में भी आप कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। ठीक, तो एक सवाल यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे इसमें अगर हम आपसे पूछेंगे इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा, तो पहली प्लेट पॉइंट बी से, दूसरी प्लेट पॉइंट ए से, इसका मतलब ये एक कैपेसिटर है C1। दूसरी प्लेट पॉइंट ए से और तीसरी प्लेट पॉइंट बी से, यानी ये भी एक कैपेसिटर है, इसको मान लीजिए C2। तीसरी प्लेट पॉइंट ए बी से और चौथी प्लेट भी पॉइंट बी से, ये कोई कैपेसिटर नहीं है। यहाँ पर देखिए चौथी प्लेट पॉइंट बी से और पांचवी प्लेट पॉइंट ए से, इसका मतलब ये भी एक कैपेसिटर है C3। और इस तरह का कॉम्बिनेशन आप देखते हैं हमेशा क्या आता है, पैरेलल, क्योंकि दो ही पॉइंट आपके पास हैं और हर एक कैपेसिटर की एक प्लेट पॉइंट ए से कनेक्टेड होगी और दूसरी प्लेट पॉइंट बी से। तो इसका मतलब इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3। और अगर सबका सेम है तो C प्लस C इज इक्वल टू 3C। ठीक है ना। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे कि प्लेट वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना होता है। आपको प्लेट में देखना पड़ता है कितने कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब हम एक और अलग टाइप का एक केस देखेंगे कि जो कैपेसिटर होता है, सिंगल कैपेसिटर, उसके अंदर अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल अलग अलग थिकनेस का भर दें तो दो तरह का कॉम्बिनेशन उसमें भी आता है कि वो सब मिलकर के पैरेलल कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं और कभी कभी वो आपका जो है सीरीज का कॉम्बिनेशन दिखाती हैं। तो उसको भी सॉल्व करेंगे, इसको पहले आप नोट कर लें। तो कैपेसिटर के अंदर डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को हमने यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। जैसे मान लीजिए केस नंबर 1 अगर हम देखें तो इसमें क्या है कि ये कोई एक कैपेसिटर है आपके पास जिसका ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। ठीक, तो आपने पीछे पड़ा हुआ किसी भी कैपेसिटर के अंदर अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर दें, फिल कर दें, और वो अलग अलग थिकनेस के कई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को हम फिल कर दें, तो फिर उसके कैपेसिटेंस के ऊपर असर पड़ता है, उसका कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। ठीक, अब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जो आप इस कैपेसिटर के अंदर फिल करेंगे वो 2 तरीके से पॉसिबल है। या तो आप ये इस तरीके से K1 डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाले कैपेसिटर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल को यहाँ पर उसके पैरेलल K2 डाई इलेक्ट्रिक वाले मटेरियल को आपने फिल किया। दूसरा तरीका क्या है कि आपने देखिए यहाँ पर K1 वाले डाई इलेक्ट्रिक वाले मटेरियल को, स्लैब को यहाँ पर रखा हुआ, उसके नीचे आपने K2 को रखा हुआ है। मतलब ये कि जो आप डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ पर फिल करेंगे, इंसर्ट करेंगे, वो ये जो प्लेट्स हैं कैपेसिटर की उसके पैरेलल हो सकती हैं या उस प्लेट्स के बिल्कुल परपेंडिकुलर हो सकती है। ठीक है, और इसके अलावा फिर इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने पढ़ा हुआ कि अगर मान लीजिए T1 और T2 दो अलग अलग थिकनेस हैं और इनका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 हैं, तो ऐसे केस में हम इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस निकालने के लिए ये फार्मूला यूज करते थे, ε0A D माइनस, अगर एक ही डाई इलेक्ट्रिक होता तो T लिखते और प्लस T/K लिखते। लेकिन बहुत सारे डाई इलेक्ट्रिक अगर आ जाते हैं तो T1 प्लस T2 जितनी बार रहेंगे सबको लिखते जाएंगे इसमें, प्लस यहाँ पर T1/K1 प्लस T2/K2 प्लस T3/K3 एंड सो ऑन। हमने यहाँ पर 2 का केस लिया हुआ है कि ये T1 और T2 थिकनेस है और K1 और K2 डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है, इन प्लेट्स के बीच का टोटल सेपरेशन D है। तो इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये जो D है वो T1 प्लस T2 के इक्वल है। तो D अगर T1 प्लस T2 के इक्वल है तो ये पूरा कैंसिल होकर 0 हो जाएगा, तो आपको मिलेगा ε0A/T1/K1 प्लस T2/K2। ये तो हुआ पुराना मेथड जिसमें हमने आपको बताया था कि डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल फिल करने के बाद इसके कैपेसिटेंस का फार्मूला।
लेकिन आपको इससे नहीं चलना है। यहां पर मैं स्पेशली इस बात को आपको रिकमेंड करूंगा कि आपको इससे नहीं चलना है। मान लीजिए अगर आपको इस कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रही है और आपको पता है कि दोनों लगता है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमको दूसरा वाला कॉन्सेप्ट जो है समझ में आ रहा है, तो आप दूसरे वाले ही कॉन्सेप्ट को फॉलो करिए। और इसके अकॉर्डिंग आप ध्यान रखें यहाँ पर कि जब ये डाइलेक्ट्रिक इस प्लेट्स के बिल्कुल पैरेलल हों, तो इसका जो रिजल्ट आता है, ये जो रिजल्ट आता है, ये ऐसा रिजल्ट आता है जैसे लगता है कि दो अलग अलग कैपेसिटर एक दूसरे के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ दिए गए हैं। अगर आप यहां पर ये मानते हैं कि ये डाइलेक्ट्रिक K1 और K2 वाले दो अलग अलग कैपेसिटर हैं, एक कैपेसिटर ये है और एक कैपेसिटर ये है, तो इनका जब आप इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालेंगे तो वो यही आएगा। तो आप जो पीछे का फार्मूला जानते हैं उससे तो आप निकाल सकते हैं, लेकिन जो दूसरा कॉन्सेप्ट है जिससे ये रिजल्ट हमको मिल सकता है, उस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए कि जब इस तरह का केस होगा तो आप ये मानेंगे कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है जिसका ये पॉजिटिव प्लेट है और यहाँ पर निगेटिव प्लेट है, ठीक, और एक और कैपेसिटर यहाँ पर है जिसका ये पॉजिटिव प्लेट है यहाँ अंदर और ये उसका निगेटिव प्लेट है। और इस कैपेसिटर के अंदर K1 डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल भरा हुआ है, इसके अंदर K2 डाइलेक्ट्रिक वाला मटेरियल भरा हुआ है, और ये दोनों के दोनों आप देखिए कैसे जुड़े हुए हैं, पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हुई है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को आप क्या बोलते थे? पहले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट अंतिम प्लेट अगले कैपेसिटर की पहली प्लेट से जुड़ी हो, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को आप सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते थे। तो इसको आप मान सकते हैं कि दो अलग अलग कैपेसिटर हैं जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 और K2 है, उनका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, उन दोनों को सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो ये जो आपका कैपेसिटर है वो इस कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन के इक्विवेलेंट है। तो ऐसे में इसका जो कैपेसिटेंस आप निकालेंगे वो आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आप मान सकते हैं कि C1 और C2, तो C1 के लिए फार्मूला क्या हो जाएगा, तो K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D होता है, और यहाँ पर हमने इसकी थिकनेस को नाम दिया है T1, तो K1 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T1। दूसरे वाले के लिए बात करें तो क्या हो जाएगा, C2 इक्वल टू K2 एप्सिलॉन नॉट A अपॉन T2, और इन दोनों को आप कह रहे हैं कि ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन में है। तो जब सीरीज कॉम्बिनेशन में है तो ये फार्मूला आप यूज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो वही रिजल्ट आएगा जो आपने इस फार्मूले से निकाला हुआ था। तो इसका मतलब कि हमारा ये मानना कि यहाँ दो अलग अलग कैपेसिटर और सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ये बिल्कुल सही रिजल्ट बताता है। तो ध्यान रखने वाली बात यहाँ पर यह है कि अगर आपका डाई इलेक्ट्रिक इस कैपेसिटर की प्लेट्स के पैरेलल इस तरीके से स्लैब इसकी भरी गई है, तो जब प्लेट के पैरेलल होगा तो यहां पर क्या होगा, सीरीज कॉम्बिनेशन। जब प्लेट के पैरेलल की बात करेंगे तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन। यहां पर आइए, यहां पर देखिए डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो भरा हुआ है वो इस प्लेट के बिल्कुल कैसे है, परपेंडिकुलर है, प्लेट के बिल्कुल परपेंडिकुलर है। इधर अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, इधर अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है। तो ये जो है यहाँ पर K1 और K2 मिलकर के ये दो अलग अलग आप कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन मान सकते हैं। और ये कॉम्बिनेशन कौन सा होगा, सीरीज या पैरेलल? तो देखिए अगर आप इसको एक कैपेसिटर और इसको दूसरा कैपेसिटर बोलते हैं, तो इस वाले कैपेसिटर की ये वाली प्लेट पॉजिटिवली चार्ज किसी पॉइंट A से कनेक्ट है, इसकी ये दूसरी वाली प्लेट निगेटिवली चार्ज किसी पॉइंट B से कनेक्टेड है, और उसी पॉइंट B से इस वाले कैपेसिटर की दूसरी प्लेट और उसी पॉइंट A से इसकी भी पहली प्लेट कनेक्टेड है। तो जब किसी एक ही पॉइंट से दो अलग अलग कैपेसिटर की प्लेट्स जुड़ी हों, फिर अगली जो प्लेट्स हैं वो भी किसी एक ही पॉइंट से जुड़ी हों, तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो ये वाला जो आपका डायग्राम है ना, इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस के अकॉर्डिंग या इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि अगर पहली प्लेट सेम पॉइंट से, दूसरी प्लेट सेम पॉइंट से, तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि एक कैपेसिटर इसकी भी पहली प्लेट पॉइंट ए से, इसकी भी पहली प्लेट पॉइंट ए से, इसकी दूसरी प्लेट पॉइंट बी से, इसकी दूसरी प्लेट पॉइंट बी से। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अगर हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहें तो हम ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, C इज इक्वल टू C1 प्लस C2। क्लियर है ना? तो जब डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल का क्वेश्चन आएगा तो आप ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन, ये C1 और C2 सीरीज कॉम्बिनेशन, यहाँ C1 और C2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसी तरह का अगर हम ये वाला केस ले लें तो इस वाले केस में क्या होगा, इस वाले केस में K1, K2 और K3 तीन मटेरियल भरे हुए हैं, तो इन दोनों का ये पूरा कॉम्बिनेशन है। और इसमें आप देखिए, आप जब देखेंगे तो K1 और K2 आपको कैसे दिख रहे हैं, ये K1 और K2, ये K1 और K2 ऐसा लगता है दो कैपेसिटर हैं जो सीरीज में है, मतलब इसके अकॉर्डिंग दिख रहे हैं। तो यानी कि आप कह सकते हैं इसकी कैपेसिटेंस C1 और C2, तो C1 और C2 कैसे होंगे, सीरीज में, और सीरीज में होंगे तो इनका कोई इक्विवेलेंट आएगा C डैश,
और इनका जो इक्विवेलेंट आएगा, अब मान लीजिए इसको हम हटा दे रहे हैं, मान ले रहे हैं कि इसका एक सिंगल यहाँ कोई कैपेसिटर हो गया, इसका कैपेसिटेंस है C डैश, और अब ये C डैश इस K3 वाले यानी C3 के साथ कैसे है, बिल्कुल इस वाले सिचुएशन के अकॉर्डिंग, यानी कि पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो आप कहेंगे C डैश और C3 कैसे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल जब किसी कैपेसिटर के अंदर भरा जाता है तो इस तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। तो डाई इलेक्ट्रिक वाले ये क्वेश्चन भी अब आप सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको नोट कर लीजिए, एक दो क्वेश्चन इसके ऊपर करेंगे हम लोग। एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है और उसके अंदर 3 अलग अलग मीडियम्स हैं और इन सब की थिकनेस जो है वो है D/3। यहाँ पर कोई डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल है जिसका डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट है 2, K=2। यहाँ पर कॉपर दिया हुआ है और डाई इलेक्ट्रिक कॉन्स्टेंट के बारे में कुछ नहीं बताया गया है, और यहाँ पर एयर है और इनका कैपेसिटेंस हमने मान लिया C1, C2 और C3। तो आपको बताना है कि इस पूरे कॉम्बिनेशन का, ये 3 अलग अलग जो मीडियम है, इनकी वजह से इस पूरे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या होगा। तो पीछे हमने डिस्कस किया कि अगर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल प्लेट्स के बिल्कुल पैरेलल इस तरीके से इंसर्ट की गई हैं, तो जब ये प्लेट्स के पैरेलल होती हैं तो इनका सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ पर होता है, यानी 3 आप मान सकते हैं 3 अलग अलग कैपेसिटर हैं जो सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो अगर 3 अलग अलग कैपेसिटर हैं और तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए ये फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, 1/C1, 1/C2 एंड 1/C3। और इसके लिए आपको C1, C2 और C3 पता होना चाहिए। तो एक एक करके निकाल लेते हैं सबका। जैसे इसका डाइलेक्ट्रिक का कैपेसिटेंस कितना आ जाएगा, तो K∈A/D, और D की जगह पर डिस्टेंस कितना है, ये सेपरेशन D/3, और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, ये है 2। 3 ऊपर चला जाएगा तो 6∈A/D आ जाएगा, है ना। इसी तरीके से अगर हम इस कॉपर वाले इस स्ट्रिप की बात करें, इस कैपेसिटर की बात करें, तो C2 = K∈0, K कितना होगा इसके लिए, इनफाइनाइट, ε0A/D, D मतलब कितना, D/3, ये ऊपर चला जाएगा और ये फाइनली क्या मिलेगा, इनफाइनाइट। और इसकी बात करें जहां पर कुछ नहीं है, दैट मीन्स एयर या वैक्यूम है, तो C3 = K∈0A/D, D मतलब D/3, और K की वैल्यू कितनी होगी एयर के लिए, तो एयर के लिए K की वैल्यू 1 और कॉपर के लिए K की वैल्यू, किसी भी मेटल के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट, तो 1 रख दीजिए, कितना आ जाएगा 3∈0A/D। यानी इन तीनों अलग अलग कैपेसिटर का कैपेसिटेंस आपने निकाल लिया, इसमें पुट करके आप फाइनल आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। 1/C = 1/C1 रखेंगे तो ये D ऊपर जाएगा और ये नीचे चला जाएगा, तो आप सीधे लिख सकते हैं D/6∈0A प्लस 1/C2, और C2 कितना था, इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट प्लस 1/C3, फिर से ये रखेंगे 1/ करके, D ऊपर चला जाएगा और 3∈0A नीचे आ जाएगा, 1/इनफाइनाइट 0 हो जाएगा, तो ये बचा D/ε0A और ये 1/6 प्लस D/ε0A और ये 1/3। तो यहाँ से आप चाहे तो LCM लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। 6∈0A यहाँ से आ जाएगा D प्लस ये कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2D, 1/C कितना हो जाएगा, ये हो गया 3D/6∈0A, कैलकुलेट कर लीजिए 2 आ जाएगा, तो C = आ जाएगा 2∈0A/D। यानी अगर आप 3 इस तरीके से मीडियम को इस प्लेट के बीच में भर देंगे तो इसका जो पूरा कैपेसिटेंस आ जाएगा वो आ जाएगा 2∈0A/D। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक कि आप समझ गए होंगे कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने के बाद कैपेसिटेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए और इस तरह के कुछ क्वेश्चन हम आपको होमवर्क के लिए देंगे, आप उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। लास्ट क्वेश्चन हम जो आपको बताएंगे वो है क्वेश्चन नंबर 15। 600 पिकोफैरड का कोई कैपेसिटर था जिसको चार्ज किया गया है 200 वोल्ट सप्लाई से। फुल्ली चार्ज करने के बाद क्या किया गया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया गया, मतलब सप्लाई को हटा लिया गया और इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर से कनेक्ट कर दिया गया जिसका कैपेसिटेंस इसके बिल्कुल सेम है। तो कह रहे हैं कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी हीट के फॉर्म में और लाइट के फॉर्म में लॉस होगी या कन्वर्ट होगी, वो आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के 2 मेथड्स हैं। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा लॉन्ग वाला मेथड बता देता हूं, बेसिक वाला मेथड। देखिए 600 पिकोफैरड का ये है आपका कैपेसिटर जिसको आपने किसी सप्लाई से कनेक्ट किया। सप्लाई कितना है 200 वोल्ट। इसको आपने फुल्ली चार्ज किया, तो हम मान लेते हैं, चलिए इसके पास कुछ चार्ज आ गया, और चार्ज कितना आ गया हम ये कैलकुलेट करें अगर, चलिए ठीक है, 200 वोल्ट आपने इसको सप्लाई दिया और इसका कैपेसिटेंस है C1 = 600 पिकोफैरड, और 200 वोल्ट अगर आपने सप्लाई दिया तो इसके प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वो हो गया 200 वोल्ट। ठीक,
चार्ज होने के बाद आपने क्या किया, इस कैपेसिटर को एक दूसरे कैपेसिटर, अब ये चार्ज हो चुका है ना, ये चार्ज हो चुका है और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 200 वोल्ट है, इसको हमने एक दूसरे कैपेसिटर के साथ जोड़ दिया और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो भी कितना है 600 पिको फैरेड, और इसका कितना है, इसका भी है 600 पिको फैरेड, मतलब एकदम आइडेंटिकल है। लेकिन इसके पास चार्ज नहीं है, इसके पास चार्ज नहीं है, तो जब आप कनेक्ट करेंगे तो चार्ज इससे इसकी तरफ फ्लो होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर यानी जीरो पोटेंशियल की ओर चार्ज फ्लो होने लगेगा और थोड़ी देर बाद दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। तो या तो आप कॉमन पोटेंशियल को सॉल्व करके निकालिए C1 V1 प्लस C2 V2 अपान C1 प्लस C2 से, या तो आप सीधे सीधे देख लीजिए, अगर इसका पोटेंशियल आपने यहाँ से किया है 200 वोल्ट, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे और इसके पास कोई पोटेंशियल, कोई चार्ज नहीं, कोई वोल्टेज नहीं है, तो जब पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ये हो जाएगा 100 वोल्ट, ये भी हो जाएगा 100 वोल्ट। अगर ये बात नहीं क्लियर हो पा रही तो आप सीधे फार्मूले से बात करिए, C1 कितना है 600 पिको फैरेड, C2 कितना है 600 पिको फैरेड और V2 कितना है, तो V2 के पास अभी कोई पोटेंशियल नहीं है, V1 कितना है, V1 है 200 वोल्ट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करिए 600 पिको फैरेड यानी 10 पावर माइनस 12, बल्कि यहाँ से पिको फैरेड से पिको फैरेड कट जाएगा तो उसकी दिक्कत नहीं है, 600 गुणे में 200 प्लस 600 गुणे में 0, क्योंकि इसके पास कोई वोल्टेज नहीं है, प्लस 600 प्लस 600, और यहाँ पिको फैरेड सब आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये 0 हुआ, ये कितना हुआ, तो 600 गुणे में 200 और बटे में कितना आ गया 1200, 600 से 1200 को काटेंगे 2 और इससे काटेंगे कितना आ गया 100 वोल्ट। मतलब कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के बाद इसका जब ये भी चार्ज हो जाएगा तो इसके भी चार्ज होने के बाद इसका पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट और इसका भी पोटेंशियल हो जाएगा 100 वोल्ट। ठीक, अब आपको बताना है कि इस प्रोसेस में कितना एनर्जी लॉस हुआ। तो अगर आपको ये पता चलेगा कि शुरुआत में कितनी एनर्जी थी और बाद में जब इसको हमने इसके साथ कनेक्ट कर दिया तो अब इस पूरे सिस्टम की कितनी एनर्जी है, दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो एनर्जी लॉस हमको मिल जाएगा। तो शुरुआत में आपके पास एक ही ऐसा कैपेसिटर था जिसको आपने चार्ज किया था, तो उसी के पास तो एनर्जी होगी। अनचार्ज्ड कैपेसिटर के पास कोई एनर्जी नहीं है, तो सिर्फ एक ही को आपने चार्ज किया था तो इसी के पास एनर्जी होगी। और कितनी एनर्जी रही होगी, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूं यहां से। पहले वाले कैपेसिटर के पास शुरुआती कंडीशन में जो एनर्जी रही होगी, अगर हम उसको U1 बोले तो हाफ CV स्क्वायर, हाफ इंटू C कितना है 600 पिको फैरेड, तो 10 पावर माइनस 12, और V स्क्वायर मतलब कितना वोल्टेज आपने दिया था 200, 200 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हुआ और 10 टू पावर 4 भी आएगा साथ में। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा, ये कितना हो गया, यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें 200, 600 गुणे 200 कितना हो जाएगा 1200, और ये 10 पावर माइनस कितना आ जाएगा 8, और ये हो गया आपका 12 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल में आ जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को आपने आपस में कनेक्ट कर दिया तो आफ्टर रीडिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे सिस्टम का जो एनर्जी हो जाएगा वो हो जाएगा हाफ C1 V स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर, यानी आप कह सकते हैं हाफ C1 प्लस C2, और V1 और V2 तो एक ही के इक्वल है क्योंकि इसका और इसका कॉमन पोटेंशियल हो गया, तो V स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हाफ C1 प्लस C2 कितना 600 और 600 1200, लेकिन पिको फैरेड में है तो 1200 गुणे 10 के घात माइनस 12, अब ये फैरेड में हो गया, और V का स्क्वायर मतलब 100 का स्क्वायर यानी 10 के घात 4। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये 1200 है और ये 2 है, कितना आ जाएगा 600 और 10 के घात माइनस 12, 10 के घात 4 कितना आ जाएगा, यहाँ से ये सॉल्व करने के बाद आएगा आपका 10 के घात माइनस 8। तो कुल मिला के आप इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल। मतलब इनिशियल कंडीशन में यहाँ पर इसकी जो एनर्जी थी वो थी 12 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल। आपस में इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ये आ गया 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल। आप देखिए जस्ट आधा हो गया एनर्जी। तो एनर्जी लॉस इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी। तो 12 गुणे 10 के घात माइनस 6 माइनस 6 गुणे 10 के घात माइनस 6, इसमें से अगर हम 10 घाते माइनस 6 को कॉमन लेंगे तो 12 माइनस 6 यानी कि 6 गुणे 10 के घात माइनस 6 जूल एनर्जी लॉस हो जाएगा। ठीक, ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हुआ और बेसिक मेथड हो गया। जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में आपको थियोरी के दौरान बताया था कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज जब होता है तो क्या क्या होता है, लेकिन आप डायरेक्ट फार्मूला भी यूज कर सकते हैं एनर्जी लॉस का। डेल्टा यू इक्वल टू हाफ C1 C2 अपान C1 प्लस C2 और यहाँ पर V1 माइनस V2 होल स्क्वायर। हाफ C1 C2 सबकी वैल्यू रखिए 600 गुणे 600 है ना,
और देखिए यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ एडिशन है, तो आपको यूनिट से यूनिट कट नहीं पाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा। इसके साथ 10 के घात -12, इसके साथ भी 10 के घात -12, तो 10 के घात -24। अब ये फैरड में हो गया। और यहाँ 600 + 600 1200, तो 1200 × 10 के घात -12 फैरड। V1 - V2 पहले वाले का वोल्टेज है 200, दूसरे वाले के पास कोई वोल्टेज नहीं था, स्क्वायर कर दीजिए। तो 1/2 इंटू ये कितना हो गया 3600, और मतलब 2 और 0 बल्कि 36 × 4 10 के घात 4, और ये 10 के घात -24। यहाँ से 2 का स्क्वायर 4 और 10 के घात 4 प्लस में अपान यहाँ से कितना 1200 और ये 10 के घात -12। ठीक है, और अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आप कैलकुलेशन करना है तो 12 और इसको आप हटा दीजिए, 10 के घात -10 हो जाएगा। इससे इसको 3 कर देंगे और इससे इसको 2 कर देंगे, 2 × 3 6 हो जाएगा 6। ठीक, -24 और ये कितना है -24 और यहाँ पर है आपका -4, नहीं यहाँ -4 कैसे आ जाएगा, 2 का स्क्वायर है और प्लस में 4 है, तो ये 4 प्लस में है ना, तो प्लस में 4 8, और ये ऊपर जाके प्लस में 18 और माइनस में 24, तो कितना आ जाएगा -6, यानी डेल्टा U = 6 × 10⁻⁶ जूल। तो अगर आपको समय बचाना है तो आप डायरेक्ट ही फार्मूला याद कर लीजिए, फार्मूला याद नहीं है तो फिर बेसिक से आपको इस तरीके से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टॉपिक में यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस में हमारी तरफ से सिर्फ इतना क्वेश्चन। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपको ये डिफरेंट जो कॉन्सेप्ट आपने अभी देखे उन सब के ऊपर कुछ क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, जिसको आप सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, तो आपका कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपके होमवर्क का सबसे पहला क्वेश्चन है, 2 कैपेसिटर हैं इस तरीके से सीरीज में कनेक्टेड हैं और दोनों का जो कैपेसिटेंस है वो है 4 माइक्रोफैरड और इनके ऊपर जो चार्जेज हैं वो है 18 माइक्रोकूलाम 18 माइक्रोकूलाम। तो आपको बताना है कि इस पूरे सिस्टम के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है x, y और z के फॉर्म में, आपको उसका डाइवर्जेंस निकाला मतलब डेल डॉट ई निकालना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में एक ये कैपेसिटर आपको हमने यहाँ पर दिया हुआ है, ये पॉजिटिव प्लेट है, ये नेगेटिव प्लेट है, और आपको पता है कि अगर इसके पास +q चार्ज यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर -q चार्ज होगा। ठीक, तो +q और -q की वजह से इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का फोर्स लगेगा। तो हमने मान लिया है कि इनिशियल कंडीशन में अगर वो फोर्स है F, ठीक है, इनिशियल इस वाले कंडीशन में जब इनके बीच का सेपरेशन D है तो ये फोर्स F लग रहा है, लेकिन जब इनके बीच का सेपरेशन आधा कर दिया जाता है तब जो फोर्स लगेगा उसको हमने बोला है F'। तो आपको F और F' के बीच का रिलेशन बताना है कि इस वाले फोर्स और इस वाले फोर्स के बीच में कितना क्या रिलेशन होगा, कितने गुना ये फोर्स होगा, इसका 2 गुना 4 गुना या आधा 1/4 1/3, ये आपको बताना है। फार्मूला आप यहाँ पर नोट कर लीजिए कि जो फोर्स का फार्मूला होता है इन 2 प्लेट्स के बीच में वो होता है 1/2 और इसके किसी भी एक प्लेट के ऊपर जो भी चार्ज होता है वो, और इसके अंदर जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यही वाला फार्मूला आपको यूज करना है और इसी के बेसिस पर बताना है कि अगर इनके बीच का सेपरेशन आधा कर दिया जाएगा तो फोर्सेस के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 में ये कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर दिया हुआ है, आप डायग्राम देख रहे हैं, मैं बोल दे रहा हूं एक बार, इसका कैपेसिटेंस C है, बाकी सबका कैपेसिटेंस ये सब 2 माइक्रोफैरड है और ये 4 माइक्रोफैरड है। आपको बताना है पॉइंट A और पॉइंट B यानी टर्मिनल A एंड B के बीच ये जो सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं उसमें ये जो अननोन कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। ठीक, लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें दिया हुआ है कि 2 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैं और जब इसके बीच में एयर है तो इसका कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैरड। जब इस दोनों प्लेट के बीच में एयर या वैक्यूम भरा था तब इसका कैपेसिटेंस था 2 माइक्रोफैरड, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भर दिया जाएगा तो इसका कैपेसिटेंस क्या होगा या फिर इसका कैपेसिटेंस क्या होगा। तो 2 अलग अलग तरीके से यहाँ पर हमने डाइलेक्ट्रिक दिखाया हुआ है, ये केस नंबर A है, ये केस नंबर B है। तो आपको बताना केस नंबर 1 में जो कैपेसिटेंस आएगा वो इस कैपेसिटेंस के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ये 2 माइक्रोफैरड है जब इसके बीच में एयर या वैक्यूम था। अगर इसी को इस तरीके से फिल कर दिया जाएगा, ये क्या है 3 और 6 क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यहाँ भरा हुआ है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 3 और इस वाले का है 6। यहाँ पर भी वही चीज़ भरा हुआ है लेकिन भरने का तरीका बदल गया है। तो इसके केस में कैपेसिटेंस कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इन क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा और जो भी आंसर आएगा कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। जैसे मुझे समय मिलता है मैं रिप्लाई करूंगा कि आपका आंसर सही है या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ाई करते रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में। धन्यवाद।